नमस्कार मेरे योद्धाओं, कैसे हैं आप सब। महाभारत बैच का ये सेकंड क्लास है और सभी छात्र छात्राएं क्लास को ज्वाइन कर ले। जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी क्लास को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे और शेयर करेंगे। अरे कहाँ पे शेयर कर गया, मुझे तो यूट्यूब वाली चीजें याद आ गई। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो ये हमारी दूसरी क्लास है, बिल्कुल यहाँ पे जुड़ गए हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल एकदम बढ़िया। मोहित, अतुल, सत्यम, किशन, सभी को नमस्कार। और मैं आपसे जो प्रॉमिस किया हूं सर कि हर एक प्रश्न के जो पेपर रहेंगे वो आपको हम दे देंगे। महाभारत बैच की हमारी सेकंड क्लास है, कल हिंदी की पहली क्लास हुई थी। हम जितनी भी क्लासेस लेके आएंगे, आप लोग हर एक क्लासेस का जितने भी मैं आपको पेपर देने वाला हूं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, कल की तरह आज आप लोग एक दूसरे का कमेंट नहीं देख पा रहे हैं ना, सही बताइएगा। क्योंकि भाई एक बच्चा कमेंट कहा था कि गुरुजी महाभारत, मतलब कि यहाँ पर सर जी सेटिंग चल रही है। हमने कहा भाई महाभारत तो महाभारत होता है, लेकिन सेटिंग वहां पर कैसे चलने लगी? महाभारत का मतलब होता है युद्ध होना। हाँ, सेटिंग कैसे चलने लगी? तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा करेंगे कि कर देते हैं बवाल की भाई साहब एक दूसरे से बातें ही नहीं कर पाएंगे। बस आपका मेरा कमेंट दिए, काम खत्म। सर इतने पेपर कैसे याद करेंगे हिंदी के? दीपक भाई पढ़ना तो पड़ेगा, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है यार, सोचना है, समझना है हमारे साथ। सबसे पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या करिए, जो मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं उसको तैयार कर लीजिएगा, काम खत्म है कि नहीं। सर मेरा नाम अभिषेक, बिल्कुल 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 कृष्णा, बिल्कुल। और गुरुजी एकदम बढ़िया। प्रिंस भाई क्या हाल है? वेदपाल, आशुतोष, बहुत सारे बच्चे हैं तो हम इतने बच्चों का कमेंट नहीं ले सकते, इसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन एक चीज है कि आप लोग मन लगा के पढ़ो यार, पूरी बोर्ड की तैयारी करवा देंगे, ठीक है ना। ये हमारा सेट सेकंड है हिंदी का, आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बात याद रखना, जैसे जैसे हमारा ये पेपर होता जाएगा कंप्लीट, वैसे वैसे हमारा क्या होगा सर कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो रटने की क्षमता सर घटती जाएगी। अरे क्षमता का मतलब ये है भैया, चीजें घटती जाएगी। जैसे कि हमारा सर रस छंद अलंकार फिक्स वाला है, जितना करवा देंगे बस उतना, एक दो तीन सेट पेपर में खत्म रस छंद अलंकार। उसके बाद वो टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, बस हम आपको बता देंगे कौन कौन सा है। तो हर चीजों का बहुत ध्यान से यहाँ पे आपको दिया जाएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। जो बच्चा कह रहा है कि सर इतना पेपर कैसे रटेंगे, तो गुरुजी हाँ सभी सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा। एक सर है, देखिए हम क्लास शेड्यूल करेंगे 2-3 दिन बाद, 3-4 दिन हो सकता है मे बी। फिजिक्स की क्लासेस भी लाइव मैं करवा दूंगा। बाकी तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का नोट्स और पूरा सिलेबस मिला ही है, पढ़िए उसको। और जो पेपर है वो मैं करवा दूंगा, गेस्ट पेपर आने वाला, परेशान मत होइएगा। सर है उनसे बात की है, अब जैसे कंप्लीट होता है, हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है, तो आपका फिजिक्स का भी मैं क्लास करवाना शुरू कर दूंगा। मतलब ये है कि आपका जनवरी से पहले सब खत्म कर देंगे, जनवरी तक खत्म एकदम रहेगा, ताकि आपको सफिशियंट टाइम मिले, पढ़ने का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एकदम बढ़िया। सर आप साहित्यिक पढ़ाते हैं या सामान्य हिंदी? देखिएगा काजल जी, मैं आपको बता दूं, आप सामान्य हिंदी साहित्यिक हिंदी दोनों का पैटर्न सेम है। साहित्यिक हिंदी में थोड़ा सा क्या होता है, संस्कृत का अलग से टॉपिक आ जाता है, आप देखी होंगी। कोई दिक्कत नहीं है यार, सब सेम ही सेम है, बस थोड़ा जो टॉपिक है उसके लिए मैं वहां पे पढ़ा दूंगा साहित्यिक हिंदी का, परेशान मत होइए। चलिए सर यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए यार, बादल जी टाइम चेंज कर दे, अपना पढ़ना रहता है। और मैं सोचता हूँ कि सर जी आपका जो टाइम है ना सही है, हाँ इसको आधे घंटे पहले कर देंगे, 8:30 बजे से, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम बदल देंगे, लेकिन अभी चलने दीजिए। इसको हम टाइम चेंज कर देंगे, वैसे भी रिकॉर्डेड ही आपको मिल ही जाएगा, और पीडीएफ क्लास के बाद आपको उपलब्ध करवा देंगे, तो दिक्कत मत लीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारा सेट सेकंड है, तो ये तो आपको पता ही है सर जी कि 100 नंबर का पेपर रहेगा, 33 पास मार्क का चाहिए। लेकिन सर हमें कसम खा के रखना है सर कि हमें 100 में 100 चाहिए, हमें 33-33 नहीं चाहिए। मजा आएगा, मजा आएगा सर। हाँ, मैं यही कहूंगा सर कि आप मेहनत करिए, अगर आपके माँ बाप पैसा दिए हैं सर, ये कोर्स दिलवाए हैं, तो कसम खा लीजिए सर हमारे साथ आप मेहनत करिए। कुछ भी सर नहीं है, वो सर दिन रात जाते हैं, मेहनत करते हैं, दिहाड़ी पर मजदूरी करते हैं 8 8 घंटे, तब जाके सर उनको 400 रुपए मिलता है। और सर आपको तो सर केवल बैठ के पढ़ना है। सोचिए अगर पढ़ दिए ना तो सरकारी नौकरी सर आपके हाथ में रहेगी। तो क्लास यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक ठीक ठीक, चलिए क्लास को शुरू करते, कोई दिक्कत नहीं है। सर पीडीएफ हर्ष जी जो क्लास है देखिए वही पीडीएफ अपलोड है भैया, वीडियो है इसके अंदर, सामान्य हिंदी का जो बना हुआ है फोल्डर, वहां पे वीडियो कल का है और वहां पे पीडीएफ भी अपलोड है, देख लेना, ठीक है ना, टेंशन ना लो, सब कुछ है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, हमारा सेट सेकंड है, मैं बोला था 10 से 12, 10 सफिशियंट, ठीक है ना। मैक्सिमम जाएंगे तो 12 सेट करेंगे, लेकिन 10 पेपर में धुआं धुआं सब रहेगा, टेंशन ना लो। सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी है,
मैं बहुविकल्पी इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करवाऊंगा, मतलब कि एक ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व करेंगे लेकिन इससे जुड़े हुए अन्य ऑब्जेक्टिव के उत्तर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक प्यारी सी मुस्कान चेहरे पे सर बना लीजिए और आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कमेंट को बंद कर दीजिए, पोर्ट्रेट मोड पे मोबाइल कर लीजिए और पढ़िए। यहाँ पे 24 फरवरी के एकदम एकदम छपने वाले पेपर हैं, प्रश्न है, ठीक है ना। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं सर, मैंने बता दिया कि भाषा योग वासिष्ठ के जो लेखक हैं सर वो क्या है, वो कौन है सर जी, राम प्रसाद निरंजनी है। ये कौन है भैया, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन है सर जी, राम प्रसाद निरंजनी जी हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन और दिखाई दे रहा है। अब इनसे तीनों ऑप्शन से सर हमारे बोर्ड में कौन कौन से सर प्रश्न बन सकते हैं, उनको यहाँ पे पढ़ते हैं, चलिए एक एक करके, ठीक ना। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी, अब ये चारों को हम लोग एकदम खोल के रख देंगे, परेशान मत होइएगा। सबसे पहले में ऑप्शन में क्या थे सर जी, मुंशी सदा सुखलाल। अब इनसे सर जो प्रश्न बन सकता है बोर्ड में वो मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं, तो ये सर जी हिंदी साहित्य के क्या है, प्रसिद्ध कवि है, पेपर में आ जाएगा। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सर कौन है, मुंशी सदा सुखलाल। और सर इनकी एक मुख्य रचना है सुख सागर, ये आपके पेपर में बना हुआ है, जाकर से चेक कर लीजिए। ये आपके पेपर बना हुआ है, आपके एग्जाम में चेक कर लीजिए, पेपर में ये बना हुआ है कि सुख सागर रचना किसकी है। तो हमारे साथ बताइए सर, हमारे साथ याद करिए सर, मुंशी मुंशी सदा सुखलाल का जो है सर जी सुख सागर क्या है, रचना है। ऑप्शन से सर हम आंसर देना सीखेंगे, समझ आ रहा है ना, निचोड़ देखेंगे कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर अगला यहाँ पे आपका सेकंड वाला सर यहाँ पे है। सेकंड वाला सर क्या है, यहाँ पे देखिएगा लल्लू लाल के बारे में। तो हिंदी गद्य साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं और इन्होंने प्रेम सागर प्रसिद्ध, प्रेम सागर नामक प्रसिद्ध गद्य की रचना लिखी, जिसमें कृष्ण की कथाओं पर आधारित है, जो कि कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। प्रेम सागर और सुख सागर, अब यहीं से समझिएगा, पेपर में अगर आ जाए सुख सागर के रचयिता भैया मुंशी सदा सुखलाल, मेरे साथ याद करिए आंख बंद करके, सुख सागर के रचयिता मुंशी सदा सुखलाल, प्रेम सागर के सर रचयिता कौन है, लल्लू लाल। प्रेम सागर किसकी है, लल्लू लाल। अच्छा प्रेम जो सागर है, प्रेम सागर है सर, ये क्या है सर, ये कि गद्य रचना है, क्या है, यह एक प्रसिद्ध गद्य रचना है, क्या है सर, एक प्रसिद्ध गद्य रचना है, ठीक है। लल्लू लाल कैसे भैया साहित्यकार माने जाते हैं, तो ये साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब यहां से एक प्रश्न और बनेगा, प्रेम जो सागर है, प्रेम जो सागर है, यह कृति किसकी है, रचना किसकी है, लल्लू शुक्लाल की, याद हो गया। प्रेम सागर खड़ी बोली हिंद की पहली प्रमुख गद्य कृति मानी जाती है। अगर पेपर में ऑप्शन में देगा 24 फरवरी के दिन कि भैया प्रेम सागर, प्रेम सागर निम्नलिखित में से क्या है, तो यह खड़ी बोली हिंदी की पहली प्रमुख गद्य कृति मानी जाती है। कि कृति बोलिए या रचना बोलिए, दोनों को दोनों सेम है, कृति बोलिए या रचना बोलिए, दोनों को दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो खड़ी बोली हिंदी का पहली गद्य कृति कौन सी थी, प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लू लाल की है, लल्लू लाल की है। पढ़िए हमारे साथ, याद करिए चीजों को। अगले पे ऑप्शन थे सर राम प्रसाद निरंजन, कौन थे सर, राम प्रसाद निरंजन। इनसे सर हमारे पेपर में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, जाइए ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बना हुआ है। इन्होंने संस्कृति के प्रसिद्ध ग्रंथ योग वासिष्ठ का हिंदी में अनुवाद किया था, जिसे योग वासिष्ठ कहा जाता है। देखिएगा इन्होंने जो राम प्रसाद निरंजन थे, इन्होंने योग योग वासिष्ठ का हिंदी में अनुवाद किया था, जिसे भाषा योग वासिष्ठ कहा जाता है। अब पेपर में दे कि भैया भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है, राम प्रसाद निरंजन जी है, राम प्रसाद निरंजन जी हैं। या फिर बोला जाए कि भाषा योग वासिष्ठ का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, राम प्रसाद निरंजन जी ने किया था। भाई साहब दिमाग में याद कर लो, रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसका आपको नोट्स नहीं बनाना है, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। अच्छा ये आएगा नहीं, लेकिन देख लीजिए जो हमारा ग्रंथ है योग वासिष्ठ, यह ग्रंथ अध्यात्म और योग पर आधारित था। कौन सा भैया, योग वासिष्ठ, भाषा योग वासिष्ठ। हालांकि पेपर में नहीं आएगा, मेन यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे चौथे ऑप्शन थे भैया, कौन है भैया, दयानंद सरस्वती।
दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बारे में देख लेते हैं। आर्य समाज के संस्थापक और वेदों के प्रचारक थे। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनके जो उनका जो प्रमुख कार्य था वो धर्म और समाज सुधार और वैदिक संस्कृति के पुनरुद्धार के क्षेत्र में इनका मेन योगदान था। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसका है सर जी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ये इसलिए आपको दिया है, जब इसको पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। सर ये हमें भी लिखना होगा? नहीं, आपको नहीं लिखना है प्रीति जी, आपको इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्रिंट आउट करा लीजिएगा। अगला यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है? सदल मिश्र की रचना है। सर सदल मिश्र की जो रचना है नासिकेतोपाख्यान है। यह सदल मिश्र की क्या है सर जी? रचना है नासिकेतोपाख्यान। अगर पेपर में कभी बने कि नासिकेतोपाख्यान किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, विधा मतलब प्रकार, यानी कि रचनाओं का प्रकार, आगे बता रहे हैं सर, यही कह रहे हैं सर, एक्सरे कर देंगे हर चीज का। अब ये 3 ऑप्शन बच रहे हैं सर जी, ये भी तो कृतियां हैं, इनको देख लेते हैं। सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान है, तो ये गुरुदेव किसकी है? देखिएगा, सबसे पहला सत्यामृत प्रवाह, तो यह रचना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। ध्यान देना, जो सत्यामृत प्रवाह है यह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। यह एक गद्य रचना है जिसमें समाज सुधार, नैतिकता और जीवन के मूल्यों पर आधारित है। तो बस इतना याद रखिएगा, सत्यामृत प्रवाह जो है यह किसकी रचना है सर जी? यह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। कन्हैया लाल मिश्र किसकी सर जी? प्रभाकर की है। ठीक है, क्लियर है। अगला यहाँ पे देखिएगा, अगला सर यहाँ पे क्या है? नासिकेतोपाख्यान। सर अगला क्या है? नासिकेतोपाख्यान। तो यह किसकी रचना है सर? यह सदल मिश्र की रचना है। यह क्या सर जी? यह सदल मिश्र की रचना है। मेन यही है, बाकी इसके बारे में समझाया है यहाँ पर। यह एक प्रसिद्ध गद्य रचना है जो संस्कृति के कठोपनिषद पर आधारित है। इसमें यम नचिकेता संवाद का वर्णन है, और यह रचना हिंदी गद्य साहित्य के प्रारंभिक काल का क्या है? एक महत्वपूर्ण कृति है। तो मेन यही है भैया कि नासिकेतोपाख्यान किसकी कृति है सर? यह सदल मिश्र की कृति है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आओगा, आएगा नंबर। हाँ सत्यम केमिस्ट्री की भी आएगी, टेंशन ना लो यार। अगला यहाँ पे था सर भारत सौभाग्य। क्या था? भारत सौभाग्य। तो यह रचना बादल मिश्र की है। किसी की? तो भैया बादल मिश्र की है, जो हिंदी और संस्कृति के विद्वान माने जाते। कौन भैया? बादल मिश्र। बादल मिश्र की रचना कौन सी है सर जी? भारत सौभाग्य है। अगला यहाँ पे भूतनाथ। क्या सर जी? भूतनाथ। तो सर भूतनाथ जो है यह देवकी नंदन खत्री की रचना है। यह देवकी नंदन खत्री की सर क्या है? रचना है, और यह एक प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास भी है। देखिएगा, ये पेपर में अगर बने तो बता दीजिएगा कि जो भूतनाथ है यह एक प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास है। तिलस्मी उपन्यास है। अब अगर हम ये बोलें कि भूतनाथ किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, तो इसका जवाब सर होगा यह एक तिलस्मी क्या है? उपन्यास है। यह क्या है? उपन्यास। उपन्यास मतलब रचना का प्रकार होता है। रचना बोलिए या फिर कृति बोलिए, इसका प्रकार, प्रकार को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? उपन्यास। कहेंगे गुरुदेव शायद तो हिंदी में प्रकार होता है। भैया वो वाली हिंदी नहीं, एकदम शुद्ध वाली हिंदी, किताबी वाली हिंदी तो क्या बोलते हैं? विधा बोलते हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ ठीक है, समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत सर? इसका पीडीएफ, हाँ 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 निकलवा लेना यार, हर्ष हर्ष इसका पीडीएफ निकलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखना क्या देखेंगे सर? यहाँ पे हम देखेंगे चंद्रकांता संतति, यही था ना? तो जो चंद्रकांता संतति के रचनाकार हैं भैया देवकी नंदन खत्री है। कौन है? देवकी नंदन खत्री है। लेकिन यहां से एक बहुत प्यारा सा प्रश्न बनेगा, एग्जामिनर करता क्या है पता है यार? यही तो चीजें है ना जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सीओ बताएगा, परेशान मत होइएगा। क्या? चंद्रकांता संतति जो है यह देवकी नंदन खत्री का क्या है? उपन्यास। उपन्यास मतलब क्या होता है सर? विधा। विधा मतलब क्या होता है? रचना का प्रकार।
रचना का प्रकार, रचना का प्रकार। अभी इसी से प्रश्न बनेगा, अभी इसी से प्रश्न बनेगा, इसलिए मैंने आगे ऊपर ऐड किया है। मैं आपसे प्रॉमिस किया था ना सर कि हर एक प्रश्न ऐसा करवाऊंगा कि पेपर में छपेगा। देखिए जो यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है इसी का आंसर नीचे दे देंगे। तो देखिए चंद्रकांता संतति किस विधा की रचना है? यह एक उपन्यास है। यह क्या है? उपन्यास है। किसका है? देवकी नंदन खत्री का। जाके चेक कर लो 2023 के पेपर में बना हुआ है। अगर ये प्रश्न ना आया हो तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। ये मेरा चैलेंज है सर आप सभी को, ये मेरा चैलेंज है। अंग्रेजी का चलेगा, परेशान ना हो, सब मैं पढ़ाऊंगा। चिंता नहीं करने का यार, जब ये शिवम यहाँ पे जिंदा है तो चिंता नहीं करने का, ठीक है ना। अब देखना यही प्रश्न नीचे बना है, क्या बना है सर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चंद्रकांता संतति कृति की विधा है। अभी ऊपर बताए थे उपन्यास है, इसीलिए कह रहे हैं सर कि जो ये मैं पॉइंट लिख रहा हूं ना पूरा निचोड़ है, क्रक्स है। चंद्रकांता संतति की रचनाकार देवकी नंदन खत्री, खत्री भैया यह क्या है? उपन्यास है। तो इसीलिए कहते हैं ना सर ऐसा आपको हम देंगे कंटेंट ना कि आपका सब काम हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। अब सर जी यहाँ पे है निबंध है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास। अच्छा गुरुदेव होता क्या है? अगर नाटक की बात करें तो नाटक में सर किसके बारे में वर्णन किया जाता है? कहानी में किसके बारे में किया जाता है? उपन्यास में किसके बारे में किया जाता है? तो यहाँ पे मैंने अन्य विकल्पों का विस्तृत वर्णन करना किया है। सबसे पहले बात करें निबंध की, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, इसको रटना नहीं है, समझना है, ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए सर निबंध होता क्या है। निबंध गद्य विधा का वह रूप है जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचार संक्षिप्त, तार्किक और प्रभावी ढंग से क्या करता है? प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक निबंध है, वो क्या है सर जी? विज्ञान का उपादेयता। क्या है? विज्ञान की उपादेयता। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है? एक निबंध संग्रह है। अब यहीं पे एक प्रश्न बनेगा कि भैया अशोक के फूल जो है यह किसका निबंध संग्रह है? तो आप बोलेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अच्छा, राष्ट्र का स्वरूप सर किसका निबंध संग्रह है? हाँ सर, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो ये हो गया निबंध की बात, ठीक। अगला है सर नाटक। अगला क्या है? नाटक। हाँ बिल्कुल विवेक यार, पूछो यार, मैं हूं, लेकिन यार कितना रिप्लाई करें, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं ना सर, किसका किसका रिप्लाई करेंगे। हाँ चलिए अगला यहाँ पे नाटक। पहले पढ़ लो, पूछ लेना, हम यहाँ पे हैं, कहीं चले नहीं जाएंगे, लाइव में पढ़ा रहा हूँ। आप जो आपको मतलब कि पूछ रहा हूँ सटीक पूछ लीजिएगा, टाइम मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आल्ट की वीडियो ले आएंगे हर्ष जी, हम कोशिश करेंगे कि इस साल के जितने आल्ट के पेपर कम से कम उसको दे दें, ठीक है ना। नाटक क्या होता है? नाटक वह साहित्यिक विधा है जिसमें संवादों और कृत्यों के माध्यम से किसी घटना या विषय का मंचन किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अंधा युग, ये क्या है? हमारा नाटक है। ये नाटक सर किसका है? धर्मवीर भारती का। ध्यान देना, अंधा युग एक क्या है? नाटक है। सर किसका है? धर्मवीर भारती का है। फिर बात करें कहानी। क्या भैया? कहानी। कहानी की बात करें तो कहानी क्या होता है? कहानी गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें संक्षिप्तता और प्रभावशीलता के साथ किसी घटना, व्यक्ति या समस्या को प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर यह मुंशी प्रेमचंद्र का क्या है? एक कहानी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है सर? उपन्यास। उपन्यास क्या होता है? ध्यान देना, तो उपन्यास गद्य साहित्य की वह विधा है जो विस्तृत कथा नायक कथानक के साथ किसी घटना, पात्र, समाज या समस्या का विवरण प्रस्तुत करती है। जैसे चंद्रकांता संतति, यह देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित एक क्या है सर जी? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है। घ वाला प्रश्न क्या बोल रहा है? एक एक करके सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फिजिक्स की आएगी अभिषेक, सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जनवरी से पहले पूरा मैं आने वाला पेपर करवा दूंगा आपको, पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने 1 शॉर्ट वीडियो पहले ही दे दिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, ताकि आप कह ना पाए कि सर नहीं दी है कि नहीं। और आने वाला पेपर भी करवा दें, परेशान मत होइएगा सर, गेस्ट पेपर। चलिए अगला यहाँ पे आपका घ वाला है। बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। सर बालकृष्ण भट्ट संपादक किसके थे सर? हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट जो थे सर संपादक थे।
अब ये सर जी इंदुमती के संपादक कौन है, परीक्षा गुरु के संपादक कौन है, साहित्य सहचर के संपादक कौन है, इनके भी तो बारे में जानना जरूरी है ना। ठीक है, चलिए सर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे करेजा क्या है, इंदुमती है। क्या है, इंदुमती है। तो यह रचना बंग महिला यानी कि कानन देवी द्वारा लिखा गया है। इंदुमती किसकी रचना है, तो कानन देवी की रचना है। कानन देवी की इंदुमती रचना है और इन्हें कहा जाता है बंग महिला। क्या बोला जाता है, बंग महिला, ठीक है ना। इसे हिंदी साहित्य की पहली कहानी माना जाता है और इसमें एक मार्मिक प्रेम कथा है। प्रेम कथा मतलब समझते हैं ना, जो प्रेम कथा आपके स्कूल में चलता है वही प्रेम कथा है यहाँ पे, समझ आ रहा है ना। सर कौन कौन से जीवन परिचय याद करना है, नीतीश कुमार शाह भाई, मतलब अब का ही बोले, हम कुछ नहीं बोलेंगे, विवाद हो जाएगा, परेशान मत होइए। 10 से 12 पेपर का मतलब यही है कि धीरे धीरे डोज होता कम चला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारा जीवन परिचय है आने वाले 3 से 4 पेपर में कवर हो जाएगा, उसके बाद मैं जीवन परिचय नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ये वो सब सारे जीवन परिचय मैं करवा दूंगा, हालांकि मैं डालूंगा उन सब में भी, लेकिन आपका कवर हो जाएगा तो दिन मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो जो जीवन परिचय पढ़ना है मैं वो इसमें डाल चुका हूँ, परेशान मत होइए, इसमें है आगे, ठीक है ना, इससे बाहर नहीं आएगा। इंदुमती किसकी रचना है सर जी, यह बंग महिला है, सॉरी बंग महिला की रचना है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बनेगा, इसे हिंदी साहित्य की पहली कहानी माना जाता है। तो हिंदी साहित्य की पहली कहानी सर कौन सी है, इंदुमती है। परीक्षा गुरु, लो भैया इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, परीक्षा निवास किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह सर जी लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है और यह हिंदी का पहला उपन्यास है। यहां से भैया कितने प्रश्न कवर हुए, हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। तो इसीलिए कहते सर ये महाभारत बैच अपने आप पे में सर तगड़ा वाला बैच है, टेंशन नहीं लेने का। अभिषेक कह रहे हैं कि सर कमेंट ऑन करिए, सब बोरिंग लग रहा है, मतलब कि ये बात करना चाहते हैं सभी बच्चों से। नहीं, आप शांति से पढ़िए, अपना टाइम वैसे भी जीवन बर्बाद कर चुके हैं 6-7 महीने, अब पढ़ लो मन लगा के, ठीक है ना। वैसे भी सर हम बहुत सारा कमेंट का रिप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो सर टाइम बीत जाएगा। सीधा आप यहाँ पे, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो सकता, और मैं सारा चीज समझा रहा हूँ। जिस दिन सर ये तैयार करके आप बोर्ड में बैठेंगे ना, कसम से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ध्यान देना। अगला है हिंदी प्रदीप। तो यह एक प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका है जिसे बाल कृष्ण भट्ट ने संपादित किया था। हिंदी प्रदीप किसकी रचना है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। अगला है साहित्य सहचर। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन सा रचना लिखा गया है, साहित्य सहचर। पहली बात तो आपको कमेंट भी नहीं करना है सर, आराम से खोलिए, आराम से पढ़िए, ठीक है ना। ना एक्स्ट्रा कुछ सोचना है ना सर करना है, कुछ ना सोचना है ना करना है, ठीक है। क्या शिवांगी बोलिए। हाँ, इंदुमती तो किशोरी लाल गोस्वामी की है ना भैया, उनका देख लेना, एक आध और नाम होगा तो कुछ भी हो सकता है, उसको चेक कर लेना यार, ठीक है। एक आध अगर ऑप्शन में हो तो देख लेना इसको, इंदुमती वाला देख लेना, ठीक है ना। हाँ ठीक ठीक संदीप, ठीक, चलिए देख लेना, क्योंकि मैं ये नहीं कहता भाई साहब मैं 100% सही हूँ, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ भाई साहब। हम भी चीजों को लिखते हैं, टाइप करते हैं, कभी कभी टाइम मिस्टेक हो जाता है, तो आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन आपको 100 में से बस एक गलती दिखाई देगी, बाकी 99% सुधार रहेगा। किताबें भी छपती है सर, वो डायरेक्ट लिख देते हैं आगे कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक। चलिए अगला देखिएगा, वासुदेव सरगर्वाल की रचना है साहित्य और समाज, साहित्य और समाज। अब यहां से प्रश्न बनेगा, भाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक, वागंध्यारा के लेखक, शेखर एक जीवनी के लेखक। ये इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ तैयार करो, हमारे साथ तैयार करो, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा जो मैं पढ़ाऊंगा। बाण भट्ट की जो आत्मकथा है यह एक उपन्यास है, यह एक उपन्यास है, किसका उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पेपर में प्रश्न कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पेपर में प्रश्न देगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। मैंने आपको सिखा दी ना, विधा मतलब प्रकार, अच्छा किस प्रकार की रचना है, अरे उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है, ठीक है। सर किसकी रचना है, सीधा बताइए ना भैया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। काहे के लिए परेशान हो रहे हैं गुरुदेव, काहे के लिए परेशान हो रहे हैं गुरुदेव, हम तो नहीं होंगे, ठीक है ना। बाकी यह एक साहित्य का एक उत्कृष्ट ऐतिहासिक उपन्यास है, इससे लेना देना नहीं फर्जी का,
ये याद करिएगा। वागंध्यारा, यह वासुदेव अग्रवाल की क्या है, रचना है। यह वासुदेव अग्रवाल की क्या है, रचना है। अच्छा, ये जो वागंध्यारा है, इसमें सर जी भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य के संबंध में गहन विश्लेषण और व्याख्या दी गई है। किसमें, वागंध्यारा के अंदर मेन यही है कि सर वासुदेव अग्रवाल की सर जी कौन सी रचना है, वागंध्यारा। ये सर ऑब्जेक्टिव में बना हुआ है, चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें हमें कोई दिक्कत नहीं सर, इसीलिए तो सर हम एकदम निचोड़ ला रहे हैं। अगला है साहित्य और समाज। साहित्य और समाज सर किसकी रचना है, राम विलास शर्मा की। किसकी सर रचना है, राम विलास शर्मा की जो सर जी है, यह एक प्रसिद्ध क्या है, आलोचनात्मक कृति है। आलोचनात्मक कृति है। साहित्य और समाज सर किसकी रचना है, राम विलास शर्मा जी की रचना है। यह सर जी किस प्रकार की कृति है, कृति बोलो या फिर बोलो करेजा रचना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यह एक आलोचनात्मक कृति है। अच्छा, आलोचनात्मक कृति का मतलब क्या समझ में आया कि यह सर विधा है। अच्छा, विधा मतलब क्या होता है, प्रकार होता है। तो सीधा बताएंगे कि जो सर जी साहित्य और समाज है, यह रामविलास शर्मा का एक प्रसिद्ध क्या है सर जी, रचना है। किस विधा पर आधारित है, आलोचनात्मक विधा पर आधारित है। समझ में आया क्या, एक बार सभी बच्चे प्यार से कमेंट कर देंगे। कोई बात नहीं, रागिनी सिंह जी बोल रही हैं सर मैं देर से ज्वाइन हूं, कोई बात नहीं सर, महाभारत बैच क्लास आएगी। अरे राम को मौर्य जी हैं, बिल्कुल बायोलॉजी की आएगी यार। बायोलॉजी में तो सर जी एकदम प्रैक्टिकल बताएंगे, टेंशन मत लेना करके। अरे गुरुदेव कैसे प्रैक्टिकल होगा, वो तो जब बायोलॉजी की क्लास चलेगी उस दिन पता चलेगा ना सर। हाँ, करवा देंगे, टेंशन ना लेना सर। एकदम पेड़ ओढ़ ला के एकदम प्रैक्टिकल करवा देंगे भैया। पेड़ में देखिए ये फूल होता है, ऐसे परागकण की क्रिया होती है, टेंशन ना लो। इतना समझ में आया क्या, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। स्नेहा जी बिल्कुल। शिवांगी सर, एसटीएम स्टडी का बैच पहले ही लिया था 500 का, बट उसमें कुछ खास नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा शिवांगी मिश्रा जी, कोई ना, तो इसीलिए तो मैं लेकर आया हूँ। 101 रुपए में मैं चाहता ना सर इसको 500-700 रुपए रखता, तब भी बच्चे खरीदते, नो डाउट। लेकिन सर हमें नहीं चाहिए, कसम सदिल से कह रहे हैं सर, हमें नहीं चाहिए। हम तो यहाँ पे सर वो 29 रुपए वाला और 49 रुपए वाला जो पीडीएफ उडीएफ होता है फ्री का दे दिया, फिजिक्स का दे दिया, केमिस्ट्री का दे दिया, बायोलॉजी का दे दिया, और क्या चाहिए यार। सब कुछ तो दे रखा है मैंने आप सभी के लिए। अब सर आपके ऊपर डिपेंड करता है सर, आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं शिद्दत के साथ। बाकी हम लाइव पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, है नहीं, समझ में आया, याद कर लेना सर। शेखर एक जीवनी पेपर में बनता है, तो यह हिंदी के महान साहित्यकार अज्ञे का क्या है, आत्म आत्म कथात्मक उपन्यास है। ध्यान देना, पेपर में बनेगा शेखर एक जीवनी है। शेखर एक जीवनी है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, इसका आप लोग आंसर दीजिए कमेंट में, मैं चाहता हूं। मैंने इतना सिखाया है यार, अब इसी से आंसर निकालिए आप लोग, इसी से आंसर निकालिए, इसी से आंसर निकालिए कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। मैंने सिखाया है ना, आप कमेंट बॉक्स में छापो, कमेंट बॉक्स में छापो यार। देखते हैं सबसे पहला कमेंट किसका आएगा। टेंशन ना लो, अभी तो हम उपहार देना शुरू करेंगे, गिफ्ट एकदम देंगे। लाइव क्लास में जो बच्चा टॉप 1 पे रैंक करेगा ना, उसको गिफ्ट मिलेगा। अभी तो सर बहुत कुछ करेंगे, बता देंगे अतुल जी बायोलॉजी वाला। साहित्य और समाज, वासुदेव, हाँ है भाई, ये बताओ, ये बताओ। अरे स्नेहा जी बोलिए ना कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। देखते सबसे पहला बच्चा का कमेंट का रिप्लाई आना चाहिए यार। यार वेट करा दिया यार, इतना भी रिप्लाई ही नहीं आया, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अरे नाम, हाँ एमसीक्यू कितना है सर, एमसीक्यू कितना है, एमसीक्यू का निचोड़ है, मतलब वही आपको समझ लीजिए कि 100 एमसीक्यू करा देंगे, हो जाएगा काम। अरे राम जी, बहुत बढ़िया उपन्यास, नितिन, अभिषेक, हाँ आदित्य, बहुत बढ़िया, राजकुमार, नीतीश, बहुत बढ़िया, राहुल, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, बहुत बढ़िया। यह एक क्या है, उपन्यास है, सिखा दिया ना। बस यही प्रश्न बनेगा, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, यह सर जी एक उपन्यास है। किसका है सर जी, अज्ञे का है। ठीक, इसको लिखो चाहे ना लिखो, छोड़ो, समझ लेना। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है, काव्य कृति है सर, किसकी काव्य कृति है, अज्ञेय जी की। अब देखिएगा, अज्ञेय से ऊपर प्रश्न बना था और नीचे भी यहाँ पे मैं लाया हूं, मतलब बोर्ड में आया हुआ है। 2023 का जाके प्रश्न खोल लोगे तो मिलेगा
कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है सर, किसकी है? अज्ञेय जी की है। किसकी है सर? अज्ञेय जी की है, ठीक ना। अब इसमें भैया गिरिजा कुमार माथुर, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन और अज्ञेय बचते हैं। तो ये चारों लोगों का भी और डिटेल में सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है गिरिजा कुमार माथुर। तो यह एक छायावाद उत्तर कवि है। अब पेपर में आपका देगा, क्या देगा? पेपर में आपका देगा एग्जामिनर, गिरिजा कुमार माथुर हैं, किस युग के कवि हैं? छायावाद उत्तर कवि हैं सर, छायावाद उत्तर कवि हैं, ठीक ना। इनकी प्रमुख कृतियां नौ चक्र, धरती और दीवार, मधुरिति के बाद, मधुरिति सॉरी ऋतु के बाद। गिरिजा कुमार माथुर की महत्वपूर्ण कृतियां नौ चक्र, धरती और दीवार, मधु, ऋतु के बाद। अगले पे यहाँ पे नागार्जुन, क्या भैया? नागार्जुन। तो नागार्जुन की देखें तो कितनी नाव में कितनी बार, नागार्जुन का एक प्रसिद्ध काव्य कृति है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हरिजन गाथा। ये तीनों की तीनों प्रमुख कृतियां किसकी है? नागार्जुन की है, ठीक। अगले भैया है अज्ञेय, क्या है भैया? अज्ञेय। तो जो अज्ञेय है इनका पूरा नाम क्या है? सचिदानंद हीरानंद वास्यान। यही एक प्रश्न पेपर बनता है। अज्ञेय किस युग के कवि हैं? यह प्रयोगवादी काव्यधारा के एक प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, या प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हरी घास पर क्षण भर, पेपर में बना हुआ है, हरी घास पर क्षण भर किसकी कृति है? अज्ञेय की है। आंगन के पार द्वार किसकी कृति है? अज्ञेय की कृति है। सदा नारी, सदा नीरा किसकी कृति है? अज्ञेय की अज्ञेय की कृति है। काम खत्म। इसको लिखना होगा तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन याद बस वही करना था। अगला यहाँ पे प्रश्न है, उसके पहले एक और यहाँ पे चौथा ऑप्शन था हरिवंश राय बच्चन। तो यह सर जी किस युग के कवि माने जाते हैं? तो यह छायावादी और उत्तर छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। अगर पेपर में दिया कि हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि माने जाते हैं, सर यह एक छायावादी या उत्तर छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां नोट कर लो भैया, मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत। काम खत्म, हो गया, ठीक। चलिए अगला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। छायावाद की प्रमुख विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। छायावाद की प्रमुख विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। अब यहाँ पे प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन, इति वृत्तात्मकता, श्रृंगारिकता, भावना का पूर्णता भाव, ये तीन ऑप्शन और बच रहे हैं। इनका हम सर डेप्थ में सोल्यूशन करते हैं। चलिए एक एक करके। सबसे पहला है प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन। क्या ये छायावाद की प्रमुख विशेषता है? क्यों नहीं है? क्योंकि सही ऑप्शन तो ये हो जाएगा, ये सब नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में जानते हैं, इसीलिए कहते हैं सर महाभारत बैच है, टेंशन ना लो। तो जो प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन है, यह छायावाद में, अगर छायावाद की बात करें तो प्रकृति का सौंदर्यपूर्ण वर्णन मिलता है। प्रकृति का छायावाद में प्रकृति का सौंदर्यपूर्ण वर्णन मिलता है, लेकिन इसे केवल उद्दीपन यानी कि प्रेरणा के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा की संवेदनाओं और भावनाओं के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। इसीलिए यह हमारा छायावाद की प्रमुख विशेषता नहीं है। और सर जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें कामायनी। अब कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। तो कामायनी में प्रकृति के उद्दीपन का रूप का वर्णन नहीं, बल्कि क्या भैया, आत्मा की संवेदना भावनाओं का प्रतीक के बारे में चित्रण किया गया है। जैसे कि कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ये याद नहीं करना है, केवल समझना है। लेकिन सर हमें ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर भी तो समझना पड़ेगा, कि हम रटवा दें। रटने से सर काम नहीं चलेगा, समझ के सर पढ़ेंगे ना तो मजा आएगा। आखिरकार वो ऑप्शन गलत क्यों हो गया? कम से कम ये सवाल पूछिए ना अपने आप से, सर हम रट के सर कितना जाएंगे? आप 200 क्वेश्चन रट लीजिए, भूल जाएंगे। समझ के जाएंगे, याद रहेगा। जैसे जयशंकर प्रसाद की रचना है सर कामायनी, टेंशन ना लो, सब हो जाएगा, परेशान नहीं होने का, ठीक है ना। हैप्पी बर्थडे गुरुदीप, कह रहे हैं सर जी बर्थडे है। तो भैया यहाँ पे कौन भैया? गुरुदीप जी, हैप्पी बर्थडे भाई।
जीते रहो जिंदगी भर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर्ड में अच्छा नंबर ले आओ। हाँ, बर्थडे के दिन यही गिफ्ट दो सभी को, अपने माँ बाप को। अगला यहाँ पे सौंदर्य और प्रेम, सौंदर्य और प्रेम, तो यह छायावाद की क्या है, प्रमुख विशेषता है। छायावाद का केंद्र बिंदु सौंदर्य और क्या है, प्रेम है, इसलिए यह छायावाद की प्रमुख विशेषता है। इस युग की कविताएं मानव की आंतरिक भावनाएं, सौंदर्य बोध और आत्मा के प्रेम को व्यक्त करती हैं। उदाहरण के लिए सुमित्रानंदन पंत की पल्लव और महादेव वर्मा की निर्जा जो है, इसमें सौंदर्य और प्रेम का क्या है, वर्णन मिलता है, इसलिए यह छायावाद की क्या है, प्रमुख विशेषता है। अब यहीं से एक प्रश्न पूछूं, छायावाद की जो प्रमुख विशेषता है सौंदर्य और प्रेम है, तो सुमित्रानंदन पंत किस युग की कवि हैं, छायावाद की हैं। महादेव वर्मा किस युग की कवि हैं, छायावाद की हैं। तो सुमित्रानंदन पंत की एक रचना है पल्लव, पल्लव किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की है। निर्जा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की है। यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की है। समझ में आ रहा है सर? चीजों को बहुत डेप्थ में सॉल्व कराएंगे, परेशान मत होइएगा सर, मेहनत करिए, हो गया। अगला है इतिवृत्तात्मकता, इतिवृत्तात्मकता, ये सर क्या है, इतिवृत्तात्मकता का अर्थ घटनाओं या घटनाओं का विवरण है, जो छायावाद की विशेषता नहीं है। छायावाद ने घटनाओं की जगह भावनाओं और संवेदनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। इसमें किसका वर्णन है, घटनाओं का वर्णन है। ये जो है रचना, इसमें किसका वर्णन है, घटनाओं का वर्णन है। और घटनाओं का वर्णन तो छायावाद में था ही नहीं, इसीलिए छायावाद की विशेषता नहीं है। तो छायावाद में क्या था, घटनाओं की जगह, घटनाओं के स्थान पर भावनाओं और संवेदनाओं पर आधारित था हमारा क्या, छायावाद। ठीक, अगला है यहाँ पे ऑप्शन था श्रृंगारिक भावना का पूर्ण अभाव। क्या ये छायावाद की विशेषता थी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यह और अधिक गहन और सूक्ष्म हो जाती है, और इस युग के कवियों ने प्रेम और श्रृंगार को आत्मा और प्रकृति के साथ जोड़ा था, इसलिए ये भी इसका वर्णन नहीं है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ध्यान देना यहाँ पे, क्या है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सर। 1951 में दूसरे सप्तक का क्या हुआ था सर, प्रकाशन हुआ था। हाँ, निर्जा काव्य का प्रकार है, बहुत बढ़िया विवेक, ये इनका सही है, बहुत बढ़िया। तो जो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है क्या है सर, 1951 ईस्वी है। क्या है, 1951 ईस्वी है। अब 1943 में क्या हुआ था, 1950 में क्या हुआ था, 1956 में क्या हुआ था, अगर आया हुआ है तो बोर्ड में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। ऑब्जेक्टिव के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वही सेंसर बनते हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन वो अलग से नहीं दे देगा, उसी में से देगा, ताकि बच्चे पढ़े रहें और वही सेंसर दें। 1943 में देखें तो यह वर्ष छायावादी प्रभाव से बाहर निकलने और प्रगतिवादी कविता के उभार का था। 1950 में इस वर्ष प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रसार हो रहा था, और पहला सप्तक का प्रभाव साहित्य में बना हुआ था, और इसके कवि हिंदी साहित्य में नया प्रयोग कर रहे थे। ठीक, अगला है 1951, तो यह दूसरा सप्तक का क्या है, प्रकाशन वर्ष इसी वर्ष में हुआ था। तो दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। यह प्रयोगवादी काव्यधारा संग्रह है, जिसका संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञे ने किया था। तो दूसरे सप्तक का प्रकाशन किसने किया था, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान बोले तो अज्ञे ने किया था। ये पेपर में छपेगा सर, याद कर लीजिए। इसमें 7 कवियों की कविताएं संकलित थी, जैसे भारती, कुंवर नारायण, राजकमल चौधरी, हाँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही और नरेश मेहता, ये थे। बट इनको याद नहीं करना, मेन बस यही याद करना है बस। अगला था 1956, तो इसमें क्या हुआ था, इस समय तक प्रयोगवाद के बाद नई कविता का दौर शुरू हो गया था। ठीक है, अगला यहाँ पे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। लेकिन सर एक प्रश्न बनेगा कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, और 3 ऑप्शन और है, पद्मावत, साकेत और
रामचरितमानस। अब सर ये तीनों आखिरकार महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्यों नहीं है, इसको देखेंगे। और इनकी ये जो रचनाएं हैं, इनके लेख कवि कौन है, इसको भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं पद्मावत। तो जो पद्मावत है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध सूफी काव्य है। याद कर लो, पेपर में बनता है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध सूफी काव्य है। यह काव्य 16वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था और इसे एक महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है, लेकिन यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य नहीं है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य नहीं है, बट ये स्टार पॉइंट में नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, नोट क्या कर लो, याद कर लो। अगला है यहाँ पे आपका रामचरितमानस। तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास दास द्वारा रचित हिंदी का काव्य एक अत्यंत प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा। यह क्या है, यह एक महाकाव्य है। इसे 16वीं शताब्दी में लिखा गया और यह हिंदी साहित्य का एक प्रमुख महाकाव्य है। यह भी एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, लेकिन हिंदी का प्रथम महाकाव्य नहीं है। ये भी महाकाव्य में ही आता है, बट हिंदी का महत्वपूर्ण महाकाव्य नहीं है। क्लियर है। अगला है यहाँ पे आपका साकेत। तो साकेत सर किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त की है। एक पेपर में प्रश्न बना था, साकेत किस विधा की रचना है, सर महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है। इसकी रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। आज इनका हम लोग साहित्यिक परिचय भी पढ़ेंगे। ठीक है। इसे कब लिखा गया था, तो 20वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसमें रामायण के पात्रों और घटनाओं को नया रूप दिया गया था। यह भी हिंदी आधुनिक का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, बट ये प्रथम महाकाव्य नहीं था, ये प्रथम महाकाव्य नहीं था। ठीक, अगला है पृथ्वीराज रासो। भैया ये प्रथम महाकाव्य था। अच्छा, महाकाव्य मतलब सबसे पहले किसकी रचना की गई थी, किस महाकाव्य की, तो भैया ये किया गया था पृथ्वीराज रासो, क्योंकि ये 12वीं शताब्दी में, बाकी सब कोई 15वीं था, कोई 20वीं था, लेकिन ये 12वीं शताब्दी में सबसे पहले पृथ्वीराज रासो महाकाव्य रचना किया गया था। ठीक, और इसके सर रचनाकार कौन है, चंदबरदाई है, चंदबरदाई है। पेपर में देगा, पेपर में देगा कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो चंदबरदाई द्वारा लिखा गया एक प्रथम महाकाव्य हिंदी का। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त से संबंधित एक प्रश्न बना हुआ है भैया, देख लेते हैं करेजा क्या बना हुआ है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है सर लहर। लहर जो है मैथिली शरण गुप्त की क्या है, काव्य कृति है। लेकिन सर प्रेमांबु प्रवाह किसका है, त्रि पथगा किसका है और ग्राम्या किसका है, इसको भी तो जानना जरूरी है। हाँ, यही से प्रश्न आता है, बाहर नहीं आता यार, इसीलिए कह रहे हैं परेशान मत होइए। तो जो प्रेमांबु प्रवाह है, यह काव्य कृति हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है। तो प्रेमांबु प्रवाह सर किसके द्वारा रचित है, सुमित्रानंद पंत के द्वारा रचित एक काव्य कृति है। त्रिपथगा किसका है सर जी, यह काव्य कृति सुमित्रानंदन पंत की है। किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की है। सर लहर किसकी है, लहर किसकी है, तो भैया मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। ग्राम्या किसका है, तो यह मैथिली शरण गुप्त का ही है। यह भी किसका है सर, ग्राम्या भी मैथिली शरण गुप्त का ही है। तो ये आपको क्लियर है क्या, ऑब्जेक्टिव यहाँ तक क्लियर है क्या। अब हम लोग चलेंगे गद्यांश पद्यांश और आगे के क्वेश्चन याद करेंगे, क्योंकि 10 नंबर का आपका आएगा ना, तो आपका वहां पे हमें कवर भी करवाना है ना ऑब्जेक्टिव, इसीलिए हम इसका डेप्थ सोल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है का, एक बार से बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। हाँ हाँ, संस्कृत पढ़ा हुआ ही, टेंशन न लाज। सर 10 वाले एमसीक्यू के अलावा, हाँ भैया राहिल सब पढ़ेंगे यार, सब पढ़ेंगे। मान लीजिए आपको एमसीक्यू पढ़ने का मन नहीं है, किसी और को है, तो मैं क्या करूंगा भाई, तो सभी का यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा ना। कोई दिक्कत है का, चलें आगे, चलें आगे, चलिए सर फटाफट कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सर गद्यांश है, जो जो गद्यांश करा रहे हैं बस यही करिएगा, एक्स्ट्रा मत करिएगा। बाकी सब तरीके बता दे रहे हैं, सिखा दे रहे हैं करने का तरीका। क्या है, माता भूमि सॉरी मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है।
पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में क्या है सर? पृथ्वी के पुत्र हैं। सबसे पहला गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखिए। सर कहाँ से लिया गया है? तो मैंने आपको कल बताया था, जब आपको मातृभूमि शब्द दिखे, राष्ट्र शब्द दिखे, तो जब राष्ट्रीय दिख गया तो सीधा बोलो कि यह राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल भैया है। क्लियर है का? कमेंट बॉक्स में छापो, बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, ये सब फ्री के आंसर मिलेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुछ नहीं करना, पिंकी से रिंकी की हो गई लड़ाई, पिंकी भैया लहलाते घूचा रिंकी को पीट दी। गुस्सा मत करना भैया, कोई होगा तो गुरुदेव के ऊपर FIR कर देंगे। भैया एक काल्पनिक घटना बता रहे हैं। अब पिंकी भैया मार भी कहीं लाते हैं गूंचा, और रिंकी भैया कर दी बवाल, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहुंच गई रिंकी, मारने के बाद लाते हैं गूंचा प्रिंसिपल जी के पास। अरे पिंकी ने मेरा बाल उमाक के पीटा है गुरुजी। तो चो यार, मारी भी और रो भी रही, मतलब बात का बतंगड़ बना रहे कुल मिला के, ठीक है ना? तो वही है कि जो रेखांकित अंश की व्याख्या होता है सर, कुछ नहीं करना पड़ता, आप सेम टू सेम लाइन लिख दीजिएगा, 1 नंबर मिलेगा। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, 2 नंबर एग्जामिनर देगा। चैलेंज हमारा है, कोई नहीं नंबर काटेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? देखिए, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। इसमें लिखेंगे आप लोग, जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। पृथ्वी एक माता के ही समान पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी के क्या है सर जी? पुत्र हैं। अगला है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की कल्पना कब कब असंभव है? मैं करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान देना। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो यहाँ पे राष्ट्र की कल्पना असंभव है। कब असंभव है? पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। बहुत सिंपल आंसर देंगे यार। अगला यहाँ पे है, पृथ्वी और जन सच्चे अर्थों, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं वाला लाइन ढूंढो ना। देखिए यहाँ पे, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? राष्ट्र का स्वरूप सर क्या करते हैं? संपादित करते हैं। काम खत्म हुआ। देखिए, पृथ्वी और जन दोनों के मिलकर राष्ट्र के स्वरूप का संपादन होता है। अगला यहाँ पे, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती, कब प्राप्त करती है? जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। करने का तरीका यार, करने का तरीका, इसमें कुछ दिमाग लगाया है क्या? नहीं। फ्री का नंबर मिल गया, ले लो। यहाँ बच्चे कमेंट करें, कोई दिक्कत है का? कोई दिक्कत है का? हाँ, एक बार कमेंट करो ना यार। हाँ, हम भी क्लास ज्वाइन किए हैं, थोड़ा देखिए क्या हाल है। हाँ? बोलो भाई, कोई दिक्कत है का? हाँ? एक बार बताओ यार गुरु, बताओ यार भाई, कोई दिक्कत है का आप लोगों को यहाँ पे? हाँ, लाइव यही है ना यार। हाँ, चल तो रहा है यहाँ पे। मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती, कब प्राप्त करती है? जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि चले, सही है, सही है ना एकदम। निखिल, आशीष, विवेक, प्रीति, कोई दिक्कत है का? सर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, मजा आ रहा है नहीं? सर मेरा भी रिप्लाई दीजिए। क्या रागनी सिंह क्या पूछना चाह रहे हैं? बोलिए रागनी जी। रागनी जी, आप, आपकी बहस किसी से कल हो गई थी ना? ना, तो मैंने कहा कि यार बच्चे एक दूसरे का कमेंट देखेंगे तो बहस ही करेंगे, पढ़ने नहीं बल्कि बहस करेंगे। तो इसलिए मैंने भाई साहब टेक्निकल टीम लगा के मैंने कहा भाई सबका कमेंट सेपरेटेड करवाओ, बस बच्चों का कमेंट मुझे दिखाई दे, आपस में बात ना करें, है कि नहीं? अतुल, शिवांगी, हाँ लूप कोई करके, भाई नाम भी तगड़ा रखते हैं, राम दयाल करके हैं। अरे का बताई यार, तो दिन के पढ़ात पढ़ा रात ही हुई जाता। सही बताओ थी, पैर बहुत दर्द करत बा। गए तभी मिल गया के भंडारा बगल में, कहन के चलता गुरु खाए आए, चला गए रहे। हाँ, एक्चुअली में हम रही तो फ्लैट पे, मतलब फ्लैट पे रहते हैं, मैं घर पे नहीं रहता। मैं खुद की पढ़ाई करता हूँ, मैं आपको बता दूं, अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है। भगवान ने चाहा नहीं, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन हो ही जाएगा यार, ठीक है ना? 2 दिन अपना पढ़ना रहता है। सुबह उठते हैं भाई साहब, तो सो के अभी आपको क्लास शेड्यूल करते करते बज जाता है 12 और उसके बाद सुबह सो जाते हैं, फिर पता लगता है खाना बनाना रहता है,
बर्तन वर्तन कौन मांजे, तो ऑर्डर कर लेते हैं ऑनलाइन खाना, ठीक है ना। बर्तनों साफ करना रहता है यार, खुद से खाना बनाओगे फ्लैट पे तो जाहिर सी बात है। हाँ, अब ऐसा तो है नहीं कि रखे हैं खाना बनाने वाले को, ऐसा तो है नहीं भैया, गरीब आदमी समझ ही रहे हैं। बस जिंदगी जी जी चल रही है। बस एक सर जी अपना पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ा रहे हैं। जो सर हमारे अंदर चीजें हैं मैं वही आपको दे रहा हूँ। इसलिए कहते हैं सर मेहनत करो, सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है ना। स्नेहा जी। क्या रागिनी, आपका क्वेश्चन क्या था? विवेक। हाँ, विवेक का तो हमें नींद आवत बा गुरुजी। नींद ना हो भैया, आपका पेपर बा करेजा 24 तारीख से। कसम से रोबे, हम रोवा रहे पहला पेपर हिंदी का जब था, खूब रोवत रहे। हम उतना ही ना ही रहा हिंदी, रोबे कर भाई यार। चलो अगला देखना भैया, अथवा में। चलो, फ्री फायर नहीं खेलेगा बच्चा। अब यहाँ क्या है, अथवा में। मतलब अगर वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, मैं वो सारे गद्यांश करवा दूंगा जो पेपर में छपेगा, सेम टू सेम पैटर्न पर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूच का क्या प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त संचार कणों को खाकर बढ़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत सभ्यता उखड़ गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। भैया यहाँ पे आया हुआ है अशोक, सीधा बताओ ना भैया कि अशोक के फूल से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। पहला तो सर धड़ से उड़ गया, 2 नंबर मिल गया, देखते ही आंसर दे दिए। अगला क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने बताया है ना, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसी को सेम टू सेम छाप देना। एग्जामिनर 1 नंबर देगा, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, 2 नंबर देंगे एग्जामिनर। तो इसी को सर बढ़ा चढ़ा के लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, इसका पेपर देंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, अभी क्लास खत्म होने के बाद याद हो जाएगा। लेखक का कहना है कि संसार का यह नियम है कि वस्तु या परंपरा का समय के साथ परिवर्तन होता है, और यही बात संस्कृति के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी समान सामंतों और सम्राटों ने जिस प्रकार विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया था, वह संस्कृति धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई। अगला यहाँ पे प्रश्न है, ध्यान देना, सामंत सभ्यता का परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? तो सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? इसका आंसर यहाँ पे है। कहां पर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकार हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का क्या है, प्रतीक है। तो कौन प्रतीक है? अशोक का वृक्ष, अशोक का वृक्ष, ऐसे आंसर ढूंढेंगे। तो सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। अगला है, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुआ था? लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुआ था? तो लाखों करोड़ों की उपेक्षा से देखिए यहाँ पे, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। कौन भैया? जो सामंत थे वो क्या हुए थे, यहाँ पे वो क्या हुए थे, वो भैया उपेक्षा से समृद्ध हुए थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंती सभ्यता समृद्ध हुई थी। अगला है, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? तो सामंत सभ्यता उखड़ गया। जो सामंत था वो क्या हो गया, उखड़ गया। यानी कि आज जो सामंत सभ्यता थी क्या हो गई सर जी, उखड़ गई। देखिए आज की स्थिति में सामंती सभ्यता उखड़ गई और उसका समाज रह गया और उसके विलासित पूर्ण जीवन की धूमधाम भी मिट गई। कोई क्लियर है क्या? ये सब यार अब धीरे धीरे आपको मैं ट्रिक से सॉल्व करा दूंगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्लिक कर देगा तुरंत। अच्छा गुरुदेव इसका आंसर ये होगा, ऐसे निकाला जाता है, सिखाऊंगा, परेशान मत होइएगा। इसके बाद पद्यांश, हम आपको 10 से 12 सेट में आपका पूरा पद्यांश गद्यांश कवर करा देंगे, बाहर से नहीं आएगा, जीवन परिचय और ये सब कवर करा देंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना, दिक्कत मत लीजिएगा। अगला यहाँ पे दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए सर। 10 नंबर का पेपर में सर आएगा। क्या यहाँ पे, आज दुनिया का आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वस्त्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करो में वारे विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। अर्थात इसका सर अगर व्याख्या करेंगे तो क्या करेंगे,
आज का समय बहुत बदल चुका है, नई नई तकनीकी और आविष्कारों से भरा हुआ है। मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है और वह अब अपनी इच्छाओं के अनुसार उसे नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। मनुष्य ने जल, बिजली और भाप जैसी शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर लिया और यह उस विज्ञान और तकनीक की उन्नति को दर्शाता है जो मानवता ने प्राप्त की है। मनुष्य ने हवा के ताप को भी नियंत्रित किया है, जैसे वातानुकूल और अन्य उन्नत तकनीकियों का उपयोग कर उसे ठंडा या गर्म किया जा सकता है। अब कोई बाधा नहीं रही। मनुष्य ने नदियों, पर्वतों और महासागरों को भी पार कर लिया और इन प्रकृति अवरोधों को पार करने में सक्षम हो गया। ठीक, सबसे पहला यहाँ पे है प्रश्न। क्या प्रश्न है? ये है, रटिएगा, ये सारी चीज आपको याद करना है जो मैं पद्यांश दूंगा। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक अभिनव मनुष्य है और इसके रचयिता यानी कि कवि कौन है भैया? रामधारी सिंह दिनकर है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से कहाँ तक करना है? आज की दुनिया विचित्र नवीन, बस इसी का आपको हिंदी लिख देना है। क्या लिख देंगे यहाँ पे इसकी हिंदी? तो दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नवीन और विचित्र है, यानी कि नई है। वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य ने प्रकृति पर सर्वस्व विजय प्राप्त कर ली है और वह इतना इतना साधन संपन्न हो गया है कि प्रकृति को भी अपने अनुकूल बना लिया है और वैज्ञानिक युग में आज मनुष्य पूर्णतया शक्तिशाली हो गया है। अगला यहाँ पे, आज के मनुष्य ने किस प्रकार विजय प्राप्त कर ली है? तो आज के मनुष्य ने किस प्रकार विजय प्राप्त कर ली है? तो वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य ने प्रकृति पर सर्वस्व विजय प्राप्त कर ली है। अगला यहाँ पे, किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है? तो किसके हुक्म पर? तो यहाँ पे लिखेंगे सर जी, वैज्ञानिक युग के अभिनव मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। अगला यहाँ से प्रश्न है, पेपर में आया हुआ कि है नहीं बाकी कहीं व्यवधान से क्या आशय है? इसका अर्थ लिखना है। तो वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज का मनुष्य इतना साधन संपन्न हो गया है कि उसके सामने किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है। वह बिना किसी व्यवधान के सारी बाधाओं को लांघ सकता है। इतना समझ आया क्या? ये आप कर लेंगे ना? इसको कर लेना, इससे बाहर नहीं करना है। मैंने यहाँ पर इसका हिंदी भी बता दिया है। अगर आप इसका हिंदी अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये सारे नीचे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना? अगला है यहाँ पे आपका सेकंड वाला। इतना कोई दिक्कत है क्या? एक बार बस ही बच्चे कमेंट करेंगे, एक बार से बच्चे कमेंट करेंगे। अरे सप्तम कल वाला पीडीएफ आपको अपलोड है, भी पढ़ लेंगे ना इसको। मेरे पढ़ाने के बाद आपको चीजें एकदम याद हो जाएगी। मैं इसीलिए रात को 9 बजे रखा हूँ ताकि आप पढ़कर तब सोए। नींद आएगी सर, नींद आएगी, लेकिन सर नींद को नहीं आना देना है, ठीक ना? हाँ, पद्यांश की ट्रिक ढूंढ रहे हैं गुरदीप, ढूंढ रहे भैया गद्यांश की तरफ पद्यांश, क्योंकि पद्यांश ज्यादा ट्रिक नहीं है ना यार। तब भी मैं कोशिश किया हूँ हिंदी करके उसको कराने का। हाँ, अभिनव मनुष्य जी, रागनी, राहुल, बायोलॉजी आएगा भैया, आएगा। खत्म होने दो यार, सब दिसंबर में खत्म कर देंगे। दिसंबर में 2-3 सब्जेक्ट खत्म कर देंगे। दिसंबर में 3-4 सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, एक आध दो रह जाएगा तो उसका हम जनवरी में वारा न्यारा कर देंगे। कोशिश करेंगे पहले खत्म कर दें। सर समझा दीजिए एक बार और। हाँ, रामधनी जी, देखिएगा भैया कुछ नहीं है। मैं आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ दे दूंगा। सबसे पहले इसको आप देख लेना, इसको देख लेना, इसको देखने के बाद इसका हिंदी समझ लेना, ठीक है ना? उसके बाद आप एक एक करके जब आंसर देंगे ना तो समझ में आता चला जाएगा। रेखांकित अंश में कुछ कर नहीं करना है। ये जो रेखांकित अंश है इसका आंसर केवल ये वाले लाइन का यहीं से ढूंढ लेना और बनाकर आंसर लिख देना। खुद से बनाना है, चीजों को एग्जैक्ट नहीं लिखना है, रटना नहीं है, खुद से बना के लिखना है। ठीक, इसी प्रकार सब बना बना के लिखना है। अगला है यहाँ पे आपका, मेरे प्यारे नव जलस से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न बधुवन से न भेजा न न भेजा संदेश। यानी कि मेरे प्यारे कृष्ण जी जब से भैया यहाँ से गए हैं ना, उन्होंने कभी संदेश नहीं भेजा। जब से भैया कॉलेज की छुट्टी हुई, उन्होंने गुरुदेव कभी मैसेज नहीं किया, ठीक है ना? मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, अरे उनकी याद में पगला गई हूँ रो रो कर। हाँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। व्हाट्सएप से मैसेज भेज कर मेरी सब दुख कथा सुना दो भैया कि उनके याद में कितना रो रही हूँ। हाँ,
अब तो व्हाट्सएप आ गया, पहले व्हाट्सएप था ही नहीं। जो ही मेरा भजन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरी दुख लख लख वहां जा न विश्राम लेना। यानी कि यहाँ पे है, जो ही मेरा भजन तज तू आगे तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेगी। जैसे ही ये मेरा संदेश लेकर तू आगे बढ़ेगी, रास्ते में बहुत प्यारी प्यारी चीजें दिखाई देंगी, फूल दिखाई देंगे, पेड़ दिखाई देंगे, लेकिन उनके चक्कर में, गुलाब के फूल के चक्कर में मुझ मेरा संदेश मत भूल जाना, ठीक है ना। शोभावली सुखद कितनी मंजू कुंज मिलेगी, पर प्यारी छाया मृदुल सर उसे मोह लेंगी तुझे, और कोयल की मधुर आवाज सुनाई देंगी, और बादल छाए रहेंगे, गर्मी रहेगा ही नहीं, बढ़िया सावन का मौसम रहेगा कि भैया तुम वहीं पे सो जाओ। हाँ, फिर यहाँ पे तो भी मेरी दुख लख वहां जाना विश्राम लेना, लेकिन तुम विश्राम बिल्कुल मत लेना, यानी कि रुकना मत, जाना सीधा कृष्ण के पास। बस यार, अपने से बनाना है यार। अगला यहाँ पे क्या है, प्रश्न क्या है, सबसे पहले संदेश प्रेषिका ने नवल नवन नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया? भैया कृष्ण के लिए। सीधा है यार, कुछ नहीं है। मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा? भैया कृष्ण ही जाएंगे मधुबन, और कौन जाएगा? मधुबन शब्द आ रहा है, मतलब कृष्ण ही गए हैं मथुरा। अगला यहाँ पे बावरी और अल्प, बावली मतलब पागल, कहते हैं बावली हो गई है मेरे प्यार में। बावली मतलब क्या होता है? पागल होता है। अल्प, गुरुदेव गया था, अल्प भोजन मिला, अल्प भोजन किया मतलब थोड़ा खाना खाया, तो बावली मतलब पागल, अल्प मतलब थोड़ा। रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। ये कुछ भी नहीं यार। जो ही मेरा भजन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेगी। अर्थात जब से मेरे प्राण पिए नए बादलों के समान श्याम वर्ण कमल से नेत्र वाले कृष्ण मथुरा गए हैं, तब से कोई मधुबन लौट कर आए और ना ही संदेश भेजा। तो ये यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं है, बल्कि ये वाली है, ये वाली है। आप इसका भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे आंसर इसका वाला एग्जैक्ट। अभी जब हम आपको पीडीएफ देंगे तो वहां पे अपडेट करा देंगे। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसका है। मतलब भैया जब से हमारे केंद्र, सॉरी, जब से हमारे कृष्ण जी मधुबन से गए हैं, तब तक हमारे लिए कोई संदेश उन्देश नहीं भेजा। हमें गुरुदेव धोखा दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं? धोखा दे दिए हैं। हिंदी कितने सेट? 10 सेट यार करवा देंगे। हाँ, कह के हम तो जी हाँ, स्नेहा राहिल जी, राहिल अंसारी भाई, 10 सेट हो जाएगा, 10 से 12 यार, मैक्सिमम 12, 10 में काम हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है क्या? अगला यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश से संबंधित कविता का शीर्षक और उसके रचयिता का नाम। भी एक बच्चा कमेंट किया था, यह पवन दूतिया से लिया गया और इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। कि स्नेहा बोल रही सर कैकेयी अनुताप है। कैकेयी अनुताप भैया कृष्ण के उसमें वियोग में कैकेयी को कहाँ लाकर ठोक दी है आप? हैं, कैसे कर रहे हैं भैया? मतलब कैकेयी को यहाँ बैठाई देंगी? अरे भैया रो रही हैं यहाँ पर राधा जी, और आप लिया ला रही कैकेयी को। अरे क्या बताएं, स्नेहा ऐसी करेंगी? सर आज हमारे स्कूल वाले सर ने बोला कि संस्कृत नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं राम दयाल हूँ। हाँ, रामधनी नहीं। अच्छा अच्छा, अरे भैया रामधनी नहीं भैया, राम दयाल है, माफी चाहते हैं, गोली मत मार देना भैया। हाँ, मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत मानती है, मुझे कहती है बेटवा चलाओ घरे, लेकिन हम लोग कहते मम्मी त्याग जरूरी है, रोज हम घर पे आएंगे तो पढ़ेंगे कब अपना, और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कब? सर थोड़ा मोटिवेट कर दो। गुरदीप सिंह जी, मोटिवेशन क्या है पता है सर? आप अपने माँ बाप को देख लो सर, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आपको क्या लगता है सर वो जाते हैं 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, फ्री का मिलता है? अभी 8 घंटे आपको इसे दौड़ा दिया जाए दिन भर ना, चक्की घिन्नी की तरह, तो नाचते रह जाओगे। आपकी माँ सुबह 3 बजे उठती हैं, पूरे घर का काम करती हैं, पूरा देखभाल करती हैं, आपका कपड़ा भी साफ करती हैं, खाना बनाती हैं, रोटी सेकती हैं। गांव में चले जाइए, ऐसी ऐसी महिलाएं भैया मिलेंगी, 4 ठो गोरू भी रखी हैं, मतलब गाय भैंस, उनका भी सेवा कर रही हैं, बच्चों को भी पाल रही हैं, 4-4 5-5 छोटे छोटे हैं, ठीक है ना? तो भाई साहब मोटिवेशन, मोटिवेशन उनसे लीजिए सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर जिनके पास पैसे नहीं, सर पढ़ नहीं पा रहे हैं, कहते हैं सर पैसा नहीं है, क्या पढ़े सर, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। मेरा दोस्त था सर एक दिन, मतलब कि किसी चीज को लेके बहुत दुखी था, पढ़ता वो भी तैयारी है। उन्होंने बोला कि शिवम भाई अगर आज हमारे पिताजी होते ना तो मुझे परेशान ना होना पड़ता। उनके पिताजी नहीं है। सोचो यार कि जिनके पिताजी नहीं है सर, उनको कितना कष्ट होता होगा हर चीज से। बहुत सारी चीजें हैं सर। आप
तो सब कुछ मिला हुआ है, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ आज। तो सर बहुत सारी चीजें आपको मिली ही हुई है, तो सर मेहनत करिए, ठीक है ना। जो मिला हुआ है हमें सर उसकी इज्जत करनी चाहिए। पहले सर कुछ भी नहीं था, जिनके पास नहीं है सर उनसे जाके पूछो तो पता चलेगा, है कि नहीं शिवम भाई कि क्या होता है। हाँ, आपकी दाढ़ी अच्छी लग रही है। अच्छा शिवम यार, बरवाई दे भाई कल, हाँ नजर लगाए दे यार, यही तो। सर आज और चैट में नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। अच्छा रागनी, मजा लेने आए हो क्या यहाँ पे, हैं? छोड़ दो ये सब, स्कूल में पढ़ चुके हैं, सिंपल है। हाँ आदित्य भाई देखो पढ़ चुके हैं। चलिए भैया अब देखते हैं यहाँ पे आपका क्या भैया, लेखक का जीवन परिचय। मैंने कल किसका करवाया था, मैंने किसका करवाया था कल, मैंने किसका करवाया था, कमेंट बॉक्स में छाप दो जीवन परिचय किसका करवाया था, याद होना चाहिए आपको। गुरुदेव याद नहीं है मुझे, याद नहीं, यही तो सर आपके अंदर कमी है सर, याद होना चाहिए था कि कल सर मैं किसका जीवन परिचय करवाया था। वासुदेव सर अग्रवाल भाई साहब थे कि और कोई थे, बता दीजिए मैं जान जाऊंगा। ठीक है आप लोग पढ़ते हैं। सर आपकी शादी, हाँ हो गई है, शिवम भाई कोई पूछ ही नहीं रहा है अभी, कोई पूछ ही नहीं रहा है। मम्मी से मैं बोला कल कॉल करके कि मम्मी यार बिया हुआ कर वही, मम्मी के बेटवा पढ़ी ले, पढ़ ले, बिया तो हो ही जाए आज नहीं तो 10 साल बाद। सोचो भाई 10 साल बाद दिमाग खराब हो जाएगा, सोच के भी दोबारा कॉल करने का मन नहीं करेगा कि मम्मी कहते भैया 20 साल बाद करवाओ भाई बवाल। हाँ अरे यहाँ पे क्या है भैया, बखेल है। मिलो बेटा कभी मिलो, तुमको बताते हैं कि कौन मैसेज कर रहा है कौन नहीं। ये बंदा कह रहा है भाई मेरी सेटिंग मैसेज करी, मतलब हद है यार, हद है। खत्म हो जाएगा एकदम सब। तुम्हारे पापा को भी फोन करते हैं, बघेल भाई है नंबर आपका, सारा इंफॉर्मेशन है मेरे पास, बता देंगे उनको। और जब देंगे भैया लाते हैं घूचा, भाई बवाल गुरुदेव हम तो भूल गए कौन है कि नहीं। खुद करो मैसेज एक एक से। हाँ वासुदेव सर्गवाल का स्नेहा जी पढ़ाया था, बहुत बढ़िया। नैना मिश्रा, सर ने यहाँ पे निशा निषाद है, प्रीति जी हैं। चलिए चलिए यहाँ पे देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का देखेंगे हम लोग। 4 जीवन परिचय पढ़ेंगे, काम खत्म। साहित्यिक परिचय मतलब पढ़ेंगे, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद जो सेट में आएगा बस ऐसे ही रहेगा, अगर आपको पढ़ना रहेगा पढ़ लीजिएगा। बाकी सर कुछ कुछ टॉपिक हमारे खत्म होते चले जाएंगे, 10 सेट पेपर सफिशियंट रहेगा। तो सर चलिए पढ़ते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1921 ईस्वी को धनुष कोड़ी कोड़ी रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता जैनुल आब्दीन एक नौका मालिक और मछुआरे थे और इनकी मां का नाम असियम्मा था। कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, यानी कि 5 लोग थे कुल मिला के। आगे लिखेंगे, कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए कलाम जी पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। वे अपनी स्कूली शिक्षा की जरूरत पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे और उसी पैसे से अपनी पढ़ाई करते थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के स्क्वार्ज मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और ग्रेजुएशन की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की। और इसके बाद उन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से 1960 में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा इन्होंने क्या की भैया, पूर्ण कर लिया, ठीक ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे आगे क्या लिखेंगे, इन्हें सन 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये देश के तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया। महान वैज्ञानिक, राजनीतिक और साहित्यकार डॉक्टर कलाम का देहावसान यानी इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग यानी मेघालय में अध्यापन कार्य करते हुए दौरे से पढ़ने के बाद हुआ था। मतलब ये लेक्चर दे रहे थे तभी इनको दौरा आया, उनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई थी, 27 जुलाई 2015 में। मुझे याद है मैं स्कूल गया था, तब मैं यार वही चौथी या 5वीं क्लास में था, तो छुट्टी हुई थी। हाँ कि गुरुदेव आज दिक्कत हो गई है, ठीक है ना। तो यार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, इनको तैयार कर लेना। जो मैं दे रहा हूँ बस इतना तैयार करना, काम खत्म। ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है, इसमें भी लिखना है, पेपर में भी आता है।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रमुख कृतियां: इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइट माइंड्स और मिशन मिशन इंडिया इंडिया और माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स एंड इंड एंकेंस, ठीक है ना, ये आपका है एंकेंस। तो ये आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की क्या है, प्रमुख कृतियां हैं, तैयार कर लेना है। इसके बाद कवि का आएगा साहित्यिक परिचय, 80 शब्द में लिखना है, 5 नंबर का। पेपर में डायरेक्ट बोल दिया है 80 शब्द, बट हम लोग भाई 100-150 शब्द तो लिख ही देते हैं। हाँ भैया, हाँ बायोलॉजी का पढ़ाएंगे सर। हाँ बायोलॉजी का ही पढ़ाएंगे, बायोलॉजी राहुल राहिल भाई, और कोशिश करेंगे इंग्लिश का भी मैं आपको अपलोड करवाऊं, टेंशन ना लो, इंग्लिश बायोलॉजी सब मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। ये कोशिश करेंगे कि दिसंबर तक हो सकेगा तो मैं सभी का सेट आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, मस्त मस्त जीवन परिचय रामधनी भाई बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त मस्त वाला पढ़ लेंगे ना, पीडीएफ में पढ़ लेंगे ना यार, उसमें क्या ही समझाएं, आप थोड़ा उसको 2-3 बार पढ़ेंगे, जीवन परिचय याद हो जाएगा। और खुद एक कॉपी ले लेना, लिखना, मैं यही बोलूंगा, जो चीजें आपको याद नहीं हो रही उसको लिखते जाना, आपको याद हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, एक बार पढ़ो खुद से लिखो, याद हो जाएगा। अगला है सर कवि, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वासयान। हम यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद। तो 4 से 5 लेखक और 4 से 5 कवि पढ़ा देंगे, बाहर नहीं आएगा, पूरा करके आओगे, हिंदी का पेपर जब देकर आओगे तो चिल्लाओगे जिंदा असद जला दिए पेपर को, ठीक। चलिए, जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। ये हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था और इनके पिता के बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। और जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर भैया हुई थी, काशी में किंग्स कॉलेज में हुई थी, किंतु बाद में घर पर ही इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन इन्होंने किया। और 9 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक समया लिखकर रसमय सिद्धि को दिखाया था। वेद पुराण, इतिहास पुराण तथा साहित्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन इन्होंने किया था और ये नागरिक प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। क्षय रोग से 15 नवंबर 1937 को प्रातः काल में 47 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद छायावाद के जन्मदाता और छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं और इनकी रचना कामायनी एक कालाजाई कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के एक सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं, ठीक है ना। इनकी प्रमुख रचनाएं याद कर लीजिए भैया, ये इंपॉर्टेंट है, ये खूब ऑब्जेक्टिव में आता है और मैंने करवाया भी है। कामायनी महाकाव्य है, उर्वशी चंपू काव्य है, अजात शत्रु एक नाटक है, कामना भी एक नाटक है, आंसू भी एक काव्य है, जन्मेजय का नाग यज्ञ पेपर में आएगा, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसका नाटक है, जयशंकर प्रसाद का। किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। प्रतिधन एक कहानी संग्रह है, एक घूट एकांकी है, आकाशदीप एक कहानी है, ध्रुवसामनी एक नाटक है, तितली एक उपन्यास है, कंकाल एक उपन्यास है, लहर एक काव्य संग्रह है, चित्राधार एक काव्य संग्रह है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव खूब भर भर के आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सर अगर ये कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्टिव यहीं से कवर हो जाएगा, रचनाएं भी हो गई और ऑब्जेक्टिव भी। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी छात्र छात्राएं हैं आप इसे रट लेंगे, करेजा लोग, है कि नहीं, रट लेंगे ना। हाँ पीडीएफ से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं यार, राहिल भाई पीडीएफ से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, तो ये याद कर लेना। उसके बाद आपके पेपर में आएगा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अधिकतम शब्द 80 शब्द या फिर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। तो मैंने कल पंचलाइट करवाया था, आज मैं बहादुर करवा रहा हूँ, ठीक। हर दिन एक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे, बहादुर नेपाल का 12 से 14 साल का एक नाबालिग लड़का है जो अपनी माँ के गलत व्यवहार से तंग आकर नेपाल छोड़कर शहर चलाता है। आप देखेंगे तो सर हर जगह ना अलग अलग ही लिखे रहते हैं, मतलब आपको किसी को रटना नहीं है, एक बार पढ़िए, अपने से कॉपी में लिखिए, आपको याद हो जाएगा, वही कहानी बनाकर लिख दीजिए। अपने आप को रख लीजिए कि भैया मैं उनसे चैट कर रहा था, मेरी माँ ने चैट करते हुए देख लिया, लहलाते घूंचा लगा दिया,
मैं भी सर जी उनकी कसम खाई थी कि अगर आपको मुझसे कोई दूर करेगा तो हम दूर हो जाएंगे माँ बाप से। मैं भाग गया सर शहर, और जब शहर गया तो सबसे पहले मुझे लगी भूख। अब भूख के मिटाने के लिए सर हमें नौकरी चाहिए थी, और मैं सर नौकरी करने लगा। मेरे मकान मालिक सबसे पहले अच्छा व्यवहार करते थे, बाद में वो भी लाते हैं घूंचा और चोरी का इल्जाम लगा दिया करते थे। फिर मुझे अपनी माँ की याद आती थी, और फिर मैं एक दिन घर छोड़कर भाग गया। काम खत्म यार, काम छोड़कर भाग गया। तो वही है, शहर में लेखक की पत्नी निर्मला जी हैं, जो कि अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर पर नौकर से जुटी सुविधाओं को देखकर अपने घर पर ही नौकर रखने का विचार बनाती हैं, और बहादुर को नौकर के रूप रूप में घर पर ही रख लेती हैं। पहले तो बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, लेकिन बाद में बहादुर के साथ मारपीट, गाली गलौज और चोरी का इल्जाम भी लगाकर पीटा जाता है, जिसके कारण बहादुर तंग आ जाता है और घर छोड़कर भाग जाता है। फिर निर्मला और उनके परिवार बहादुर को ढूंढते हैं, लेकिन बहादुर मिलता नहीं। अब निर्मला और उनका परिवार पछताने लगते हैं और सोचते हैं कि अब अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि अब पछताने से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बहादुर घर छोड़कर भाग गया था। राम दयाल जी जो रहेगा वही लिखना है। एक बात याद रखना, ये जो चीजें हैं अपने से बना के लिखना अच्छा रहेगा। ये चीजें सेम टू सेम मत लिखिएगा, मैं यही आपसे बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको सेम टू सेम चीजें याद भी नहीं होगी। स्टोरी के तौर पे लिखिएगा। मैं चैलेंज करता हूँ, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा यार, बेफालतू परेशान रहते हैं आप लोग यार। सोचते हैं जो किताब में वही रट के जाना है, अरे अपने से बना के लिखो याद है, मैं परेशान रहती हूँ। अगला है आपका खंड काव्य। मैंने कल बताया था ना कि कौन कौन सा खंड है, वो काव्य कौन कौन से जिले में आएगा, तो आप अपने जिले के अनुसार खंड काव्य पढ़ते रहिएगा। बाकी हम अब एक एक खंड काव्य करवाएंगे हर एक सीट में, ठीक है ना। मैंने कल की वीडियो में बताया था ना कि कौन सा खंड काव्य किस जिले में आएगा। मान लीजिए जो बच्चे नए हैं तो वो जाके सेट 1 में देख लीजिए, वहां पे मैंने डाल दिया है सेट 1 में कि कौन सा खंड काव्य किस जिले में आएगा, और आज से एक एक खंड काव्य देखेंगे। एक बार कमेंट कर दीजिए कि आप किस किस जिले से हैं बच्चे, यहाँ पे किस किस जिले से हैं। बहुत सारे बच्चे लाइव हैं, गिन नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मुक्ति एक खंड काव्य की कथा बस संक्षेप में लिखिए, अथवा मुक्ति एक खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चारित्रिक विशेषताओं को वर्णन कीजिए। भैया गांधी जी के बारे में लिखना है। त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चित्रांकन कीजिए, अथवा त्यागपति खंड काव्य के चतुर्सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। अभी मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको। सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुशासन का चित्रण कीजिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य के आधार की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। आलोक वृत्त खंड काव्य के कथानक का चित्रण कीजिए, अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। उसके बाद है श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताओं का पर प्रकाश डालिए, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के संदेश खंड की कथा अपने शब्दों में लिखिए। फिर है रश्मि रति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा रश्मि रति खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है ना। सर हम इसको कैसे करेंगे, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आप एक आध दो तो खंड काव्य याद कर लो अपने जिले का। कोई भी खंड आया काव्य आएगा उसी को लपेट देना। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो खोल खोल के पढ़ेगा कि लड़का यही खंड काव्य का आंसर दिया है कि नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, हालांकि मैं करवा दूंगा, बट आप तो मैं एकदम रियलिटी बता रहे हैं। नहीं साहब 4 साल हो गया सर यही करते, 5 साल हमारा, ठीक है ना। तो हम अच्छा फरीदाबाद से हैं, गोरखपुर से हैं, आदित्यनाथ वाराणसी से हैं, सानिया रामदयाल अच्छा मिर्जापुर से सर, बिल्कुल अच्छा रामदयाल भैया, ये रामधनी पढ़ देते हैं, माफी चाहते हैं यार मौर्य भाई। चांदनी सुल्तानपुर से है, और कौन भैया पे मेरठ से निहाल है, मयंक लखनऊ से है। अच्छा लखनऊ से है, मयंक कभी आते हैं लखनऊ। राहिल आप कहाँ से होते, राहिल बढ़िया ये बंदा है। राहिल पूछा कि हम तो बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप बताओ कहाँ से भैया। प्रयागराज से। आइए कभी प्रयागराज घुमाएंगे आपको अपनी हवेली पे। बनवाए हैं तगड़ा वाला हवेली एकदम, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां पे, सब सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी खुलवा दे, खुलवाएंगे अपनी हवेली। हम जौनपुर से हैं। अच्छा चांदनी सुल्तानपुर। सुभाष जी मथुरा से है। अरे क्या बात है, मथुरा वृंदावन है प्रिंस। यूपी लब ये सब है यार, यूपी से तो सब है, यूपी से तो सब है। यूपी में कहाँ से भैया, शिवम औरैया से हैं, राहिल बस्ती से हैं, प्रयागराज से कोई नहीं है क्या। उन्नाव
हाँ, मुरादाबाद साहिल, बस्ती, हापुड़, कासगंज, मेरठ, औरैया, बहराइच, मतलब सारे जिले के हैं। हाँ, मुरादाबाद साहिल, अच्छा मुरादाबाद से है, यूपी 21, बस्ती से है। चलिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट है। ऐसे ही यार मस्त पढ़ते रहिए यार, आपके चेहरे में जो मुस्कान बनी रहती है ना, मजा आ जाता है। ठीक, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग त्यागपति खंडकाव्य के चतुर का संक्षेप में वर्णन करेंगे, जिसका जो जिले के अनुसार हो तो देख लीजिएगा। मैंने कल लिखवा दिया था कौन सा किस जिले का है। तो चतुर्सर्ग सर्ग में क्या वर्णन है देखिएगा। राजश्री भिक्षु भिक्षुणी न बन पाने के कारण अत्यंत ही क्षुब्ध रहती है। किस सर्ग में? चतुर्चक सर्ग में। वह बराबर इसी प्रयास में रहती है कि किसी प्रकार का वह संघ के शरण में चली जाए। दिवाकर मित्र उसे नित्य शिक्षा दिया करते हैं। वह एक दिन हर्ष से पूछती है, मैं आपके आदेशानुसार गृहस्थ बनकर आज तक राज्य के समस्त कठिन कार्यों को कर रही, निरंतर दिवाकर मित्र जैसे आचार्य का सानिध्य प्राप्त करके भी मुझे शांति नहीं मिल पा रहा है। अतः आप मुझे बिछड़ी बनने का क्या आज्ञा प्रदान करें। फिर यहाँ पे क्या होता है भैया, हर्षवर्धन राजश्री को समझाता है, तुम्हारा त्याग किसी सन्यासिनी से कम नहीं। मुझे भी राज्य का कोई लोभ नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ सन्यास ग्रहण करने का आश्वासन दिया था। मैंने देश को जीतकर बहुत सी संपत्ति इकट्ठा कर ली, उसे दीन दुखियों में बांटकर तुम्हारे साथ राजमहल में भिखारी बनकर रहना चाहता हूँ। केवल भिक्षावृत्ति ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। हृदय का त्याग और निष्स्पृहता भी जो होती है, यह भी सर क्या होती है, आवश्यक होती है। क्लियर है का? कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद खंड ख है यहाँ पे। तो यहाँ पे संस्कृत का आपका क्या आएगा सर जी? यहाँ पे संस्कृत का जो गद्यांश पद्यांश रहेगा, आप खुद से देखिए करिएगा। संस्कृत का सर हमें उतना डिटेल में नॉलेज नहीं है, एक आध तो गलत हो गया सर, बवाल हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि वो मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा जो जो आपके पेपर में आएगा, तो इसको कर लेना। और कल मैं एक सुबह ट्रिक बना दूंगा यूट्यूब पे कि संस्कृत का गद्यांश पद्यांश कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको आपको खुद से करना है, इसको खुद से करना है, ठीक है ना। इसको लेके भैया मुझसे मत पूछो, नहीं कोई एक आध तो गलत हो जाए तो कमेंट में छाप देंगे, गुरुदेव को संस्कृत आती नहीं। भैया मैं पहले से एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, मुझे संस्कृत के बारे में नॉलेज नहीं है, उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती। बौद्ध बुद्धे इवे सिद्धांतों से लेकर कहाँ तक है भैया, यहाँ पे है गृहीतवन्तः तक है यहाँ पे, और इसका संदर्भ है यहाँ पे, और इसका अनुवाद है। इसका पीडीएफ में मिल जाएगा, आप खुद से पढ़ लेना। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, खुद से मेहनत कर लेना, ठीक है ना। इतना कर लोगे ना आप लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कर लोगे ना। शिवांगी हाँ, शाश्वत भाई बोलो यार एक बार। जैद जी अच्छा मुरादाबाद से हैं, ठीक, कर लोगे ना यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्लीज यार आपसे मैं चाहता हूँ ये खुद से कर लेना। इसके बारे में यार मुझसे ना पूछो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। इसको मैं दे दूंगा, आप खुद से कर लेना। जो जो पेपर में आ सकता है मैं वो आपको दे दे रहा हूँ, आप पढ़ लेना इसको, ठीक। करने का ट्रिक मैं यूट्यूब पे कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। एक बार कमेंट छाप दीजिए यार, आप लोग का कमेंट ही नहीं यार, सो रहे हैं क्या आप लोग। चलिए अगला यहाँ पे लोकोक्तियां और मुहावरे सर। चार रहेंगे, दो का करना रहेगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या क्या है यहाँ पे, अंगूठा दिखाना, पहाड़ टूट पड़ना, धूल में मिलाना, पानी पानी होना। तो सबसे पहला है अंगूठा दिखाना। इसमें क्या लिखेंगे, किसी व्यक्ति को नकारात्मकता रूप से नकारना या उसे पराजित करना। वाक् प्रयोग, उसने अपनी कड़ी मेहनत और स्मार्ट योजना से अपने विरोधियों को अंगूठा दिखाया और जीत हासिल किया। अगला है पहाड़ टूट पड़ना, मतलब कि विपत्ति का आना। क्या आना? अचानक बहुत बड़ी विपत्ति का आना या कठिनाई का आना। वाक् प्रयोग, जब उसे यह खबर मिलती है कि उसकी परीक्षा, मतलब कि उसकी परीक्षा में फेल हो गया है, मतलब कि आपको खबर मिली कि आप बोर्ड परीक्षा में फेल हो गए हैं, तो उसे ऐसा लगा कि जैसे पहाड़ टूट गया। धूल में मिलाना, अर्थात किसी को पूरी तरह से पराजित करना या नीचा करना। वाक् प्रयोग, उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने सभी प्रतिस्पर्धियों को धूल में मिला दिया और प्रतियोगिता जीत लिया। मतलब अपने विरोधियों को, जैसे कि मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप जीत गए, ठीक। अगला यहाँ पे पानी पानी होना, मतलब शर्मिंदा हो जाना, लज्जित हो जाना। गुरुदेव आए थे वो शादी में, उनको देख के सर लज्जित हो गए क्या यहाँ पे, हाँ आत्मज्ञ और सर्वज्ञ। देखो भैया ये स्नेहा जो है ना,
बहुत स्मार्ट संस्कृत में लग रही हैं भैया, आंसर दे दी वो देख के। गुरुजी आपकी वॉइस बहुत अच्छी भाई साहब। आराध्या ऐसा कुछ भी नहीं भाई, आप लोग ही है हमारे लिए सब कुछ। हमारा इतना अच्छा नहीं सर, इतने अच्छे होते तो सर आज हम पता न कहाँ होते, यहाँ पे हम क्या कर रहे होते, है कि नहीं। चलिए अगला यहाँ पे है, बहुत लज्जित होना, शर्मिंदा होना वाक्य प्रयोग। जैसे ही उसने अपने झूठ पकड़े जाने के बाद सच्चाई कबूल की, वह पानी पानी हो गया। अब यहाँ पे एक आया हुआ है अपठित गद्यांश, पहले संधि विच्छेद हुआ करता था बट ये सिलेबस में नया जुड़ा है, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो इसी में अपलोड कर दूंगा। आपको मैं इसको ट्रिक से सिखा दूंगा, ट्रिक से, ठीक ना, इसको मैं ट्रिक से करवा दूंगा, आप 5 नंबर ला लोगे, ये फिक्स है। एक अलग से मैं वीडियो इसी महाभारत बैच में मैं डाल दूंगा कि भैया अपठित गद्यांश को कैसे सॉल्व करें। अभी मैं अपडेट कर दूंगा, कल तक आ जाएगा, तो इसकी चिंता खत्म, इसकी चिंता खत्म, टेंशन ही नहीं लेना है अपठित वाला, समझ आ रहा है ना। जो चीजें ट्रिक से हो जाएंगे तो उसको चिंता ही नहीं लेना है भैया, इसीलिए तो कम टाइम में हम आपका पूरा सिलेबस करवाएंगे, ठीक। अगला यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ लिखिए, सकल और शकल। चलिए इसको करते हैं भाई, इतना करवा देंगे पेपर में हो जाएगा। शकल और शकल, तो सकल का मतलब संपूर्ण होता है और ये सकल का मतलब क्या होता है, खंड या टुकड़ा होता है। अगला यहाँ पे अंश और अंशु, तो अंश मतलब भाग होता है, अंशु मतलब किरण होता है। फिर पेपर में आएगा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। सर आपका 2 नंबर का आएगा धारा, क्या आएगा सर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धारा, मित्र और जलज। तो यहाँ पे सर धरा है, धरा क्या होता है, भूमि और पृथ्वी होता है। मित्र का सखा, दोस्त और सहयोगी होता है। जलज का क्या होता है, कमल, शंख और क्या होता है सर, मोती होता है, ठीक। अगला यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। पहला है यहाँ पे, जिसका कहीं भी अंत ना हो, अनंत। जानने की इच्छा रखने वाले को सर जिज्ञासु कहते हैं, ठीक। अगला है, 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ शुद्ध करके सर आप खुद लिख दोगे, जब तरीका जान लेंगे तब, मतलब कि जो ट्रिक है उसको जान लेंगे तब देखिएगा। परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए, मैंने अनेकों बार यात्रा की है, केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री हैं। अब देखिएगा, पहला यहाँ पे है, परीक्षा पद्धति बदलनी चाहिए, तो जो शुद्ध होगा वो बदलना की जगह बदलनी उपयुक्त है, क्योंकि विषय पद्धति स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसीलिए यहाँ पे जो बदलनी है वो क्या होना चाहिए, बदलना। तो परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए, तो जहां पे बदलनी है वहां पे क्या हो जाएगा, बदलना हो जाएगा, ठीक। मैंने अनेक बार यात्रा की है, तो शुद्धि क्या हो जाएगा, अनेकों की जगह अनेक उपयुक्त है, क्योंकि अनेक शब्द में ही बहुवचन का समाहित है। देखिएगा यहाँ पे क्या है, मैंने अनेकों बार यात्रा की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा शुद्ध रूप, मैंने अनेक बार यात्रा की है। क्योंकि इसमें देखेंगे, इसमें यहाँ पे जहाँ पे अनेकों है, इसकी जगह क्या लिखाएंगे, अनेक लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मैंने अनेक बार यात्रा की है। अच्छा, अनेकों की जगह अनेक क्यों लगाएंगे, क्योंकि अनेक शब्द में ही बहुवचन का अर्थ समाहित है, तो ये बेफालतू में ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अनेक खुद में एक बहुवचन है, अनेकों नहीं लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने अनेक किया। परीक्षा पद्धति बदलनी चाहिए, और यहाँ पे क्या था, परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए। बदलना जो है यह एक पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, और परीक्षा पद्धति अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए बदलना की जगह हमने यहाँ पे बदलनी हम लोग प्रयोग किए। यहाँ पे परीक्षा पद्धति बदलनी चाहिए, ये शुद्ध रूप है, शुद्धि रूप है, ठीक ना। क्यों बदला है इसको मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है, समझ में आया। उसके बाद है यहाँ पे अगला क्या था, केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं, केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं, इसका हो जाएगा, केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं, ये भैया आप में अपने आप में क्या है, सही है। अगला है, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री है, यहाँ पे देखिएगा कवित्री, कवित्री, बल्कि यहाँ पे क्या रहेगा, कवइत्री रहेगा, कवइत्री रहेगा, कवइत्री रहेगा।
यहाँ पे देखिएगा वही लिखा गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री है। शुद्धि कवित्री शब्द की जगह कवयित्री और है की जगह है उपयुक्त है, क्योंकि महादेवी वर्मा बहुवचन में आती हैं। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका है कव कव कवित्री, कवित्री। इसमें व में आधा ई है, सॉरी व में ई की मात्रा है, और यहाँ पे न, जो आधा न वो नहीं है। अभी इसको हम शुद्ध करके कैसे करेंगे, तो इसके स्थान पे हम लोग कवित्री, कवित्री यह है, यहाँ पे है कर देंगे, क्योंकि महादेवी वर्मा एक अपने में बहुवचन है और ये क्या है, एक महिला है, इसलिए यहाँ पे कवयित्री शब्द का प्रयोग होगा। बहुत लोग विशुद्धि लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, विशुद्धि भी लगा देते हैं। क्लियर है? तो ये रहा भैया आपका शब्द रूप रहा। ठीक, अगला यहाँ पे आपका रस छंद अलंकार है। रस छंद अलंकार है, पहले ये बताइए ये समझ में आया क्या? मैंने हर चीज बहुत डेप्थ में समझाया है। मैं चाहता तो डायरेक्ट आंसर ही आंसर पढ़ता, लेकिन मैंने ये भी आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में समझाया, क्योंकि आपने सर पैसा खर्च किया है ना, है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में छापिए एक बार। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, उसको देख लेंगे। आराध्या जी, हम बायोलॉजी विवेक बहुत जल्दी शुरू हो जाए होगा। विवेक बोल रहे हैं बहुत मजा आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक? जो बच्चे भाई साहब लाइव पढ़ रहे हैं ना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ सर आपका पूरा पूरा नंबर आएगा, टेंशन ना लो आप लोग यार। सर सुबह स्कूल, अच्छा स्कूल भी जाना रहता है, क्या बात है यार, क्या बात है। चलिए मनाबन कवर करते हैं यहाँ पे आगे। रस छंद अलंकार, ये तो भैया हर एक पेपर में करेंगे, तैयार करते चले जाना, ठीक है ना। श्रृंगार रस, वीर रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए। हम एक एक करके पढ़ेंगे, कल और पढ़ाए थे, एक एक ऐड करते चलेंगे, काम खत्म। तो वीर रस क्या होता है? उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की दशा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए मंगल सगुन हो ही सब काहू, फरक ही सुगत विलोचन बाहू, भरत ही साहस समाज उछाही, मिल ही राम मिटहि दुख दाहू। ये रटना पड़ेगा। वीर रस हो गया, श्रृंगार रस अगले पेपर में करवा दूंगा, चिंता मत करना। श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, तो हम लोग देखेंगे श्लेष अलंकार क्या है। इसकी परिभाषा, जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ है, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए तारा सुतरनी धूरी धरा में लगत जिमी, हारा पर परा परावर यो हलत है। अगला यहाँ पे सोठा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। ये मैं करवाया भी था यार, फिर से देख लीजिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कुंडलिया छंद क्या होता है? यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और आदि में एक दोहा और बाद में एक रोला जुड़कर कुंडलनिया छंद बनता है। यानी कि दोहा, कुंडलनिया, सोरठा। कल मैं आपको दोहा सोरठा पढ़ाया था और मैं कुंडलिया पढ़ा दिया, मतलब ये टॉपिक खत्म हो गया। अब ये 3 से ऊपर छंद पेपर में नहीं आएगा, और बस यही पढ़िए, काम खत्म, ठीक ना। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौर्य यज्ञ करावन हार। अगला पेपर में आएगा सर जी पत्र लेखन। मैं आपको कल ऋण पे करवाया था और आज मैं करवाऊंगा समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। इस पर मैंने कल करवा दिया था, इस पर मैंने कल करवा दिया था, करवाया था ना, तो आज हम इस पे करेंगे। इतना पत्र लेखन करवा देंगे 10 से 12 सेट में कि आपका काम हो जाएगा, अलग से कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ध्यान देना, सेवा में महोदय, कोई भी कॉलेज डाल देना, महात्मा काशी विद्यापीठ वाराणसी, विषय लिपिक के पद पर आवेदन पत्र, क्योंकि यहाँ पर लिपिक के पद पर दे रहे हैं ना आवेदन पत्र, तो यही यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद महोदय, दिनांक 10/4/2020 को दैनिक जागरण में छपे लिपिक के विज्ञापन के संदर्भ में यह आवेदन पत्र मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी शैक्षिक योग्यता इस प्रकार है, नीचे मैंने अपना दिया है। मतलब कि मैंने देखा था तो गुरुदेव परसों के पेपर में एक पत्र छपा हुआ था कि हमारे कॉलेज में भर्ती चल रही, किस पर, लिपिक पद, लिपिक पद पर, मतलब टाइपिस्ट पर, ठीक है।
और मेरा जो विवरण है सर ये है भैया। ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट का कब मैंने पास किया, मैंने सेकंड डिवीजन लाया था या प्रथम लाया था या थर्ड डिवीजन लाया था वो मैंने लिख दिया, कहाँ से मैंने पढ़ाई किया वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। उसके बाद अपने बारे में बता दो यहाँ पे कि भाई मैं इस प्रकार के लेखा सामग्री कार्य कंप्यूटर पर कर सकता हूँ। मैं हिंदी अंग्रेजी टाइपिस्ट भी जानता हूँ। मुझे एक वित्तहीन कॉलेज में 2 वर्षों तक लिपिक पद पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ। मैं सभी दी गई योग्यता में प्रवीण हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपना कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण निष्ठा से करूंगा और अपने उच्च अधिकारियों को शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। मुझे आशा है कि मुझे सेवा करने का आप प्रदान करें, हाँ, अवसर प्रदान कर अनुग्रहित करेंगे। फिर धन्यवाद बहुधी XYZ, यानी कि यहाँ पे XYZ नहीं लिखना बल्कि अबस लिखना है। क्या लिखना है? बस, क्योंकि नाम नहीं लिखना रहता आपको पेपर में। पता डाल देना और यहाँ पे डेट डाल देना जिस दिन आपका पेपर रहेगा, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक हर्ष सर, मजा आ गया। राम दयाल, क्यों नहीं मजा आएगा यार, ये सब लिखना पड़ेगा सर। हाँ निखिल भाई, तो लिखना तो पड़ेगा क्योंकि रस छंद अलंकार आपको रटना पड़ेगा जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक, और ये आप कर लेना, ये आप इसी प्रकार से खुद से एक करना आ जाएगा। जो ही नहीं कि हाई स्कूल 2006 में पास किए हैं 2014 में कर देना, इंटरमीडिएट 2016 में कर देना क्योंकि 2 साल बाद, फिर आप बीकॉम सर 2022 में कर देंगे, अपना कॉलेज वाले डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं कि आप यही लिखिए, अपने अनुसार छाप देना। ठीक, उसके बाद आएगा आपका निबंध लेखन। निबंध लेखन आपके पेपर में 5 आते हैं जिसमें से एक करना रहता है। मैं कल 3 दिया था, आज मैं चौथा आपका करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ सर? चौथा देखिएगा। राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय में अनिवार्य आवश्यकता, आतंकवाद की समस्या समाधान आज मैं इस पे करवाऊंगा। पर्यावरण पर मैंने कल करवा दिया था। आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा मैं आगे आने वाले वीडियोस में करवा दूंगा। ठीक, तो यहाँ करेंगे सर जी, किस पर सर जी? आतंकवाद पर। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसको मैं अपडेट करवा दूंगा। क्या करेंगे यहाँ पे? आतंकवाद पर। किस पर निबंध सर जी? आतंकवाद पर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आतंकवाद का अर्थ लिखिए, अपने से याद करना ज्यादा बढ़िया रहेगा। आतंकवाद पूर्णतया अनर्थकारी होते हैं। आतंकवाद पूर्णतया अनर्थकारी होते हुए भी अर्थ से भारी कद का है, जिसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, मजहबवाद और संप्रदायवाद का एक बड़ा भाई कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि इन सभी वादों का विभस्त रूप आतंकवाद है। वस्तुतः आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसकी न कोई जाति है और न कोई धर्म, न समाज और न कोई राष्ट्र। यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा हाँ स्वार्थ के लिए एक धंधा होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है, जिसमें राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति देश भाव मुख्य रूप से रहता है। आतंकवाद के कारण और उसका उद्देश्य क्या है? अर्थ के अंतर्गत प्रस्तुत आतंकवाद के स्वरूप के आधार पर इसके कारण और उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। आतंकवादी व्यक्ति मात्र एक माध्यम होता है और उसके हाथ और हथियार किसी दूसरे के होते हैं। आतंकवादी तो लक्ष्यहीन होता है, उसे दिशा भी दूसरा व्यक्ति ही बताता है। अंतरराष्ट्रीय प्रगति की दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रगति पथ पर पत्थर रखना चाहता है। आतंकवाद भी एक पत्थर ही है जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्रवाद आदि के माध्यम बन आदि आदि को माध्यम बनाकर प्रगति पथ पर गतिरोधक बनाकर रखा जाता है। गतिरोधक पूरे देश में अस्थिरता पैदा कर देता है, जिसके पीछे एक घृणित और कुत्सित महत्वाकांक्षा होती है। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे भारत में आतंकवाद हेडिंग बना के, मतलब खुद से लिखेंगे यार, मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, आप खुद से बना के लिखना, क्योंकि इसके लिए कोई तरीका नहीं है, आपको बना के ही लिखना पड़ेगा। इसीलिए एग्जामिनर देता है कि आप अपनी भाषा शैली में लिखिए। मैं पढ़ा दे रहा हूँ, पढ़ के आप याद कर लेना। भारत में आतंकवाद, तो आतंकवाद की आग से सर्वाधिक पीड़ित देश भारत है। हालत यहाँ तक आ पहुंची है कि 13 दिसंबर 2001 को हमारी संसद पर भी हमला हुआ और इसमें पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के हाथ होने की पुष्टि हुई। ऐसा ही हमला जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भी हो चुका है। हमारे भारत में आतंकवाद का सिर दिनों दिन उठता जा रहा है और पंजाब और असम इस
शस्त्रास्त्र से कुछ समय पहले ही बाहर आए हैं और कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि वह अपनी व्यथा कथा को सुना नहीं पा रही है, क्योंकि उसके मुंह पर मात्र अपने देश के देश के देशद्रोहियों के हाथ नहीं, अपितु कई विदेशी देशों के भी हाथ हैं। असम आज भी बोडो आंदोलन की आग में झुलस रहा है और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत में आतंकवाद दिनों दिन पूरे जोर से आगे बढ़ रहा है। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे आतंकवाद के अंत का उपाय। तो आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध स्तर पर जूझना पड़ेगा। आज सद्भावना के प्रसार की आवश्यकता है और युवा पीढ़ी जो भटकाव के रास्ते पर है, उन्हें विश्वास में लिया जाए और उनमें देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार किया जाए और आतंकवादियों से किसी प्रकार का समझौता राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। उन्हें देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दे दिया जाना चाहिए। फिर लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। तो आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि वह इसको समाप्त करने के लिए अंत तक संघर्ष करे। किसी देश में अशांति और आतंक फैलना उस देश में अस्थिरता की आग फैलना है। इससे शत्रुओं को तो बल मिलता है ही है, जनधन की भी बहुत हानि होती है। प्रगतिवादी योजनाओं की प्रगति के पांव रुक जाते हैं। प्रशासन का पूरा समय आतंकवाद से निपटने में लग जाता है। अतः यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा भारत शांतिमय रहे, अहिंसा के पथ पर चले और अन्य बड़े देश की भांति प्रगति के पथ पर चले, तो भारत के जन जन का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाएं। ठीक, तो ये रहा 24 फरवरी का आने वाला पेपर का सर सेट सेकंड मैंने पूरा कंप्लीट करवाया है। हमारे 8 से 9 सेट और बचे हैं, 10 से 12 सेट करवाएंगे, उससे ऊपर नहीं करवाएंगे, इतने में काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा सेट सेकंड आज खत्म होता है। इसका पीडीएफ कुछ देर बाद आपको अपडेट हो जाएगा बैच के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा के, धीरे धीरे हम सारे विषय करवा देंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, फिर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है ना। मिलते हैं कल 9 बजे, तैयार रहिएगा अगली क्लास के लिए और बढ़िया आप पढ़िए और इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे, रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।